चैप्टर 881 टू 890। तू जीवेन, जिसने लड़ाई को जल्दी खत्म करने का मन बना लिया था, उसने इतनी परवाह नहीं की। उसके हाथ में उग्र कृपाण आभा तुरंत कई गुना बड़ी हो गई। इस वातावरण में वुडबर्निंग सेबर तकनीक असाधारण शक्ति का प्रयोग कर सकती है। बूम बूम बूम, तू जीवेन की कृपाण बार बार नीचे गिर गई। यह बिजली की तरह तेज और माउंट ताई जितना भारी था। हर बार जलती हुई लाश को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था। इसके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर कि वह लगातार पीछे गिर रही थी, जलती हुई लाश लगभग पागल हो गई। हालांकि कोई रास्ता नहीं था। ये केवल देख सकती थी कि एक शिवेन लगातार उसे पीछे की ओर गिरा रही थी। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। ये जीवेन वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन क्या वह भी घायल नहीं हुआ था? उसके शरीर का पूरा ऊपरी बायां आधा भाग किसी ने काट दिया था, और यदि उसे थोड़ा सा भी झुका दिया जाता तो उसका पूरा शरीर उसी जगह कट जाता और उस समय वह जीवित नहीं रह पाता। भले ही उसके पास महान कौशल हों, यह कहा जा सकता है कि वह गंभीर रूप से घायल भी था, और एक शिवेन से भी अधिक गंभीर था। इस समय रूखा बदन भी कांप रहा था। ये जीवेन जैसे सनकी का सामना करना जिसने पूरी तरह से दूसरों को ताकत से दबा दिया, भले ही वह थोड़े से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एक जलती हुई लाश बन गया हो, फिर भी वह बार बार दहाड़ता था। बूम, ये जीवेन ने एक बार फिर उसके सामने लोहे की तलवार से वार किया, और अचानक जलती हुई लाश खुली रह गई। अब ये जीवेन की आंखें ठंडी थीं। वह नहीं जानता था कि उसने कितनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, और उसका मुकाबला अंतर्ज्ञान लगभग भयानक स्तर तक पहुंच गया था। बूम, अचानक अनगिनत जेन युआन और लिंकी ने ये जीवेन के हाथों में पागलों की तरह घनीभूत होना शुरू कर दिया, और एक भयानक गति से एक साथ घनीभूत हो गए। विशेष अनुनाद के तहत एक क्यूई बम बनाया गया था। उसने लगभग महसूस किया कि उसके शरीर में जेन युआन का 10वां हिस्सा एक पल में निकाल लिया गया था, और अचानक उसे खालीपन का एक असामान्य एहसास हुआ। बूम, यह दानव क्यूई बम बड़ा और बड़ा होता गया, और यह लगभग तुरंत ही उसके हाथों में एक तोप के गोले के आकार का हो गया। फुला, पूरे क्यूई बम ने तुरंत आकाश को पार कर लिया, आकाश में एक विशाल निशान खींच लिया, और इस जलती हुई लाश के शरीर में धंस गया। बूम, पूरा महल भयानक और उन्मादी तरीके से हिल रहा था। एक छोटा मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। भयानक विस्फोट के सदमे की लहर में यह गंभीर रूप से घायल जलती हुई लाश अचानक बिना किसी प्रतिरोध के मौके पर ही बिखर गई। पुची, हफ, हुश, ये जीवेन लगातार सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। उस दानव क्यूई बॉल ने अपने शरीर में जेन युआन का लगभग 10वां हिस्सा खा लिया था। यह कहा जा सकता है कि खपत बहुत बड़ी थी। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली भी था। यह पहली बार था जब उसने इस सहज जादुई शक्ति को समझने के बाद से इसका इस्तेमाल किया था। यह उनका अंतिम तुरुप का इक्का था। यदि वह एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता तो वह उसका उपयोग नहीं करता। आखिरकार एक बार जब उसने इसका इस्तेमाल कर लिया तो यह अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। हालांकि आसपास कोई और नहीं था, इसलिए उसने इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल किया। यह चाल बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च होती थी। खासकर जब इस कदम का उपयोग करना जरूरी था तो मौत से लड़ने का समय लगभग आ गया था। यदि ऐसा होता तो लड़ाई का परिणाम उस समय तक तय हो जाता जब तक उसका उपयोग किया जाता था। यह या तो आपकी मृत्यु थी या मेरी। इस जलती हुई लाश को उसके डायमंड एसेंस बम ने लगभग कुचल दिया था। यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था और लगभग कुछ भी नहीं बचा था। ये शिवेन ने कुछ देर आराम किया। उसने तुरंत अपने पीछे दानव के पंख फैलाए, उड़ गया और महल में कूद गया। महल में प्रवेश करने के बाद ये जीवेन ने पाया कि यह महलों का एक समूह था। वह केवल एक महल को बाहर से देख सकता था, जबकि बाकी महल पर्वत श्रृंखला की गहराई में थे। वे सभी भूमिगत थे, एक निश्चित कोण पर नीचे की ओर फैले हुए थे। ये जीवेन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांच की। लगभग हर जगह जलती हुई लाशें घूम रही थीं। ऐसा लगता था कि वे सभी क्राउन प्रिंस मगरमच्छ और अद्वितीय तलवार के कारण जाग गए थे, जो उनके सामने टूट गए थे। ये जीवेन के पास अपनी आभा को नियंत्रित करने के लिए रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ टेक्निक का उपयोग करते हुए इन ज्वलंत मम्मियों की गतिविधि की सीमा से लगातार बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि ये ज़ॉम्बीज एक जीवित व्यक्ति की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। यदि वे उसकी आभा को सूंघते तो शायद वे उस पर झपट पड़ते। ये जीवेन ने अपने दिल में युवराज मगरमच्छ और अद्वितीय तलवार को शाप दिया। वे ठीक थे, लेकिन उन्होंने महल में जलती लाशों को जगाया था। ये शिवेन को अब बिना आंसू के रोने का एहसास हो रहा था। एक दूरस्थ महल के अंदर बूम, उग्र लंबी कृपाण ने दहाड़ती हुई जलती हुई लाश को आधे में काट दिया। ये शिवेन हौंफती रही। इतनी लंबी लड़ाई के बाद उनके शरीर पर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। यहां तक उसके शरीर पर लगी चोटों को भी अस्थायी रूप से ही स्थिर किया जा सका। इन जलती हुई लाशों से निपटना बहुत मुश्किल था। उनके पास लाश की लाश का जहर और लौ की आग का जहर दोनों थे। उनमें से लगभग हर बित दूषित होगा। अगर थोड़ा सा भी दूषित हो गया तो बहुत परेशानी होगी।
इस साइड हॉल में यह आखिरी सक्रिय लाश थी। इसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी। यह अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र में पहुंचा था। लेआउट को देखते हुए यह कीमिया के लिए एक साइड हॉल होना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि फर्श ढह गई कीमिया भट्टियों और अमृत की बोतलों से भरा था। ऐसा लग रहा था कि इसे काफी समय पहले लूटा गया हो। लेकिन येशिवेन ने परवाह नहीं की। इस समय वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए बस एक शांत जगह चाहता था। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई लाशें नहीं थीं, येशिवेन ने सीधे तियान्युवान मिरर को जारी कर दिया। आभा को लीक होने से रोकने के लिए इसने पूरे साइड हॉल को ढक दिया। साथ ही यह भटकती जलती हुई लाशों को अचानक अंदर आने से रोकने के लिए भी था। येशिवेन पालथी मारकर बैठ गई और अपने शरीर पर लगी चोटों को ठीक करने लगी। इस चोट ने फीनिक्स रिजनरेशन को थोड़ा मुश्किल बना दिया। वह केवल इसे दबा सकता था। येशिवेन को इस लॉ की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन यह टासल हड्डियों में कीड़ों की तरह था जो लगातार उसके शरीर को जला रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के भीतर के जैन युआन को भी जलाया जा सकता था। ऐसा लगता था कि उसके शरीर के भीतर का जैन युआन इस ज्वाला का पोषण बन गया था। येशिवेन के शरीर में एक बेहोश फीनिक्स रोना था। उसके पीछे एक फीनिक्स प्रेत दिखाई दिया। वह लगातार अपने पंख फड़फड़ाता था, मानो वह बेड़ियों को तोड़ना चाहता हो और सीधे आकाश में भाग जाना चाहता हो। इस फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की शक्ति ने येशिवेन के शरीर पर लगी आग को लगातार दबा दिया। उसी समय ज्वाला को बाहर निकालने के लिए एक ही समय में अत्याचारी बॉडी स्क्रिप्चर और ऑब्जर्विंग पर्सन स्क्रिप्चर भी सक्रिय किए गए थे। यह ऐसा था मानो इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। येशिवेन अचानक थोड़ा चिंतित हो गई। वह ज्यादा से ज्यादा इस लॉ के साथ गतिरोध ही बना सकता था। इसे पूरी तरह से दबाना कठिन था। येशिवेन, फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को निगलें। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट आपकी काया को बढ़ा सकता है और आपके शरीर के लचीलेपन को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। यदि आप फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को अभी निगल लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इस दुष्ट लॉ को एक झटके में दबा सकते हैं। येमो ने जल्दी से याद दिलाया। येशिवेन ने इसके बारे में सोचा। वाकई ऐसा था। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट स्वयं उपयोगकर्ता की काया को बढ़ा सकता है, जिससे उसके पास एक फीनिक्स की काया हो सकती है। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक की तरह इसने लोगों को फीनिक्स की पुनर्प्राप्ति क्षमता भी दी। यह सिर्फ इतना था कि एक ने काया को बढ़ाया जबकि दूसरे ने मार्शल आर्ट को बढ़ाया। यह सोचकर येशिवेन ने जल्दी से फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को निकाला और उसे निगल लिया। क्रिम्सन फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट उसके मुंह में पिघल गया। उसके शरीर में यह एक छोटे फीनिक्स में बदल गया। इस फीनिक्स में आध्यात्मिक ज्ञान था। यह तुरंत उसके शरीर में दौड़ने लगा। यह फीनिक्स जहां भी गुजरा, येशिवेन की चोटों में अचानक सुधार हुआ। जैसे जैसे नन्हा फीनिक्स उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता गया, उसकी चोटों में भी थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। येशिवेन बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि इस छोटी फीनिक्स के जुड़ने के साथ येशिवेन के शरीर में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक अचानक कुछ उत्तेजना का सामना कर रही थी। यह जल्दी से उत्तेजित हो गया। इस नन्ही फीनिक्स की अधिकांश ऊर्जा येशिवेन के शरीर द्वारा नहीं, बल्कि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक द्वारा अवशोषित की गई थी। अचानक येशिवेन ने महसूस किया कि फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक, जो लंबे समय से नहीं सुधरी थी, धीरे धीरे सुधरने लगी थी। हालांकि हद बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी येशिवेन ने इसे महसूस किया। अचानक वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने इसे रोका नहीं, क्योंकि इस दुष्ट ज्वाला को दबाने के लिए उन्हें फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक जितनी मजबूत होगी, उसकी रिकवरी उतनी ही तेज होगी। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। जैसे ही छोटी फीनिक्स येशिवेन के शरीर में दौड़ने लगी, येशिवेन लगभग महसूस कर सकती थी कि छोटी फीनिक्स धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित होने का सार था। यह देखते हुए कि यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट वास्तव में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक में सुधार कर सकता है, येशिवेन ने तुरंत फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट्स के बाकी बचे 3 फलों को निकाल लिया और उन्हें निगल लिया। बाहरी लोगों की नज़र में यह सिर्फ एक बर्बादी थी। यह एक बहुत बड़ी बर्बादी थी, क्योंकि पहली बार निगलने पर फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का सबसे अच्छा प्रभाव था। बाद में प्रभाव लगभग सीमित हो गया। इस समय शेष फीनिक्स फ्लेम फ्रूट्स को बेचना बेहतर था। हालांकि येशिवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक उनकी नींव थी। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक पर भरोसा करके वह कई बार मौत के मुंह से बच निकला था। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के बिना उसे डर था कि वह मर चुका होगा। जब तक फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक आगे बढ़ सकती थी, वह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का उपयोग करने के लिए तैयार था। निश्चित रूप से जब येशिवेन ने फीनिक्स के सभी 4 फ्लेम फलों को निगल लिया, तो येशिवेन के शरीर में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक धीरे धीरे एक अकल्पनीय दिशा में आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा येशिवेन का शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा। मूल अत्याचारी शरीर अब काया की एक और दिशा दिखाने लगा था। यह एक ऐसी काया थी जो अत्याचारी के शरीर से बिल्कुल अलग थी।
ये ज़िवेन यह भी महसूस कर सकते थे कि जैसे जैसे फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा लगातार अवशोषित हो रही थी, उसके शरीर की दुष्ट ज्वाला भी धीरे धीरे दब रही थी। इसने थोड़ा थोड़ा करके कोई खतरा पैदा नहीं किया। उनकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक ने भी ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज़िवेन ने पाया कि उसकी काया भी बदल रही थी। यह अधिक जोरदार और जीवन शक्ति से भरा होता जा रहा था। इस खोज ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। ये ज़िवेन का शारीरिक परिवर्तन तब से नहीं रुका था जब से उन्होंने साधु लोक में प्रवेश किया था। जब वह ऋषि लोक में था तब वह सबसे पूर्ण अवस्था में परिवर्तित हो चुका था। उसके बाद यह मजबूत होता रहेगा, लेकिन यह बदलना जारी नहीं रहेगा। यह प्रकृति का नियम था। यह किसी भी जाति के लिए समान था। ऋषि लोक में पहुंचने के बाद भौतिक शरीर को पहले से ही पूर्ण माना जाता था। यह पूर्व निर्धारित था। ऋषि लोक में पहुंचने के बाद किसी के पास अधिक परिपूर्ण बनने का कोई रास्ता नहीं था। साधु क्षेत्र में प्रत्येक स्तर वास्तव में भौतिक शरीर को और अधिक परिपूर्ण बना रहा था। हालांकि वे सभी परिपूर्ण थे, वास्तव में उनमें अभी भी भिन्नताएं थीं। उदाहरण के लिए, भले ही मानव जाति के भौतिक शरीर को पूर्णता तक बढ़ावा दिया गया हो, अपूर्ण ड्रैगन जाति के साथ तुलना करना कठिन था। यह एक जन्मजात कमी थी जिसे बाद में पूरा नहीं किया जा सका। ये ज़िवेन जैसा अत्याचारी शारीरिक शास्त्र एक और मामला था। यह एक शक्तिशाली तकनीक थी जो अधिग्रहित के साथ सहज को बदल सकती थी। उसने पाया कि उसका शरीर धीरे धीरे मनुष्य के शरीर जैसा नहीं रह गया था। अत्याचारी शरीर ने उसके शरीर को और अधिक शक्तिशाली बना दिया, और स्टार बीस्ट की रक्त रेखा के एकीकरण ने उसे इस पहलू में मजबूत बना दिया। अत्याचारी शरीर के साथ शरीर की मजबूती की तुलना में स्टार बीस्ट की रक्त रेखा अधिक व्यापक थी। यहाँ तक कि उसकी आत्मा और आत्मा भी स्टार बीस्ट की कुछ विशेषताओं से दूषित हो गई थी। यह पृथ्वी पर पिछले जीवन की तरह था, जहां अन्य जानवरों के जीन को मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था ताकि उनमें उन जानवरों की क्षमता हो। पर इस बार परिवर्तन अत्याचारी के शरीर की कठोरता जैसा नहीं था, बल्कि लचीला था। ये ज़िवेन ने महसूस किया कि यह फीनिक्स जैसी काया में परिवर्तन था। इस काया ने ये ज़िवेन की शारीरिक रिकवरी और प्रतिरोध में मौलिक रूप से सुधार किया था। दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन को जिन चोटों से उबरने में 1 महीने का समय लग सकता था, उन्हें अब केवल आधा महीना ही लग सकता है। यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक द्वारा लाया गया परिवर्तन था, लेकिन फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक में ऐसा परिवर्तन पहले नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह उपचार के लिए सिर्फ एक पवित्र तकनीक है, लेकिन यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट द्वारा प्रेरित प्रतीत होता है। इसने फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक को अचानक उपचार के हिस्से तक सीमित करने से स्वर्ग विरोधी तकनीक तक सीमित कर दिया जो काया को बदल सकता था। या क्या यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का अधिक उन्नत रूप था? ये ज़िवेन को नहीं पता था। उन्होंने महसूस किया कि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक चरम पर पहुंच गई है, एक अड़चन है और इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए ये ज़िवेन ने परवाह नहीं की। ऐसा लगता था कि इसे उपचार की एक पवित्र तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने पाया कि स्थिति बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता है कि फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक ने फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के मार्गदर्शन में एक नए स्तर पर प्रवेश किया है। यह ये ज़िवेन के शरीर को भी बदल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक दिन फीनिक्स बन सकता है और उसके पास एक ऐसी काया हो सकती है जो निर्वाण अग्नि से पुनर्जन्म ले सके? यह पहला शब्द था जो ये ज़िवेन के दिमाग में आया था। जब फीनिक्स की बात आई तो ये ज़िवेन और बाकी सभी का भी यही विचार था। यह निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरने की क्षमता थी। न केवल फीनिक्स का निर्वाण से पुनर्जन्म हो सकता था, बल्कि हर बार जब उसका पुनर्जन्म होता था तो वह एक परिवर्तन से गुजरता था और मजबूत हो जाता था। ये ज़िवेन के लिए यह सबसे रोमांचक बात थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या वह एक दिन फीनिक्स की तरह निर्वाण पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। कम से कम ये ज़िवेन ने पहले ही इसके लाभों को महसूस कर लिया था। जैसे जैसे ये ज़िवेन की काया में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया, उसने पाया कि उसके शरीर पर आग की लपटें धीरे धीरे उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ होने लगीं। उसे अंतरंगता का हल्का सा आभास भी होने लगा था। हाँ, यह अंतरंगता की भावना थी। यह ऐसा था जैसे ये ज़िवेन इन लपटों को भड़का सकती थी। आग पर काबू पाने की क्षमता। ये ज़िवेन के दिमाग में ये 4 शब्द आए। किंवदंती है कि फीनिक्स आग का पूर्वज था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी काया फीनिक्स की काया जैसी हो गई थी? आग पर उसका जन्मजात नियंत्रण था। यह सोचकर ये ज़िवेन खुद को थोड़ा उत्साहित किए बिना नहीं रह सकी। किसी को पता होना चाहिए कि इन जन्मजात शक्तिशाली नस्लों में हर तरह की प्रतिभा थी जिसकी तुलना मनुष्य नहीं कर सकता था। वे सच्चे स्वर्ग के पक्षधर थे। इन नस्लों की तुलना में मनुष्यों के पास अधिक लोगों के होने के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं था। वे विशेष देह भी जिनमें अनेक प्राचीन रक्तपंक्तियां थीं, वास्तविक प्रमाणिकों के सामने उल्लेख के योग्य नहीं थीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे टाइटन बॉडी असली टाइटन के सामने कुछ भी नहीं थी। इस पहलू में इंसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था कि मनुष्य के अपने फायदे नहीं थे। अर्थात मनुष्य जागृत छिद्रों के साथ पैदा हुए थे और उनकी वृद्धि अवधि बहुत कम थी।
इसलिए मनुष्यों को खेती करने में लगने वाला समय अक्सर अन्य दीर्घजीवी जातियों के लिए 1000 साल के बराबर होता था, या कुछ नस्लों के लिए 10,000 साल के बराबर भी होता था। इसलिए अंत में आकाश पूरी तरह से अनुचित नहीं थे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उसने स्टार बीस्ट की प्रतिभाओं के अलावा फीनिक्स की कुछ प्रतिभाओं को जगाया तो उसे वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जाना माना जा सकता है। उनके अत्याचारी शरीर की साधना का अंतिम लक्ष्य देवताओं और राक्षसों को अलग अलग करना था। वह उन जातियों के साथ तुलना करना चाहता था जो परमेश्वर द्वारा सहज रूप से अनुग्रहित थीं। हालांकि अगर वह उनमें से एक बन गया तो यह पूरी तरह से अलग मामला होगा। जिन लोगों ने कहा कि स्वाभाविक रूप से अच्छे मूल रूप से खट्टे अंगूर थे, जो नहीं चाहते थे कि उनकी जन्मजात प्रतिभा सामान्य लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो ताकि वे सामान्य लोगों से कम संघर्ष कर सकें। हालांकि कुछ लोगों को यह भी लगा कि वो शायद भविष्य में बिना ज्यादा तड़के के बाहर खड़े नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे साधारण प्रतिभा वाले लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं जो तड़के के बाद महान बन सकते हैं। लेकिन वास्तव में यदि 10,000 आम लोगों में से एक प्रतिभा बन सकता है तो 100 में से 1 या 10 लोग भी प्रतिभा बन सकते हैं। यह भी कारण था कि उन पूर्ववर्तियों ने तानाशाह शरीर तकनीक जैसी शक्ति तकनीक बनाने के लिए हर संभव कोशिश की थी और उन सहज शक्तिशाली कुलों के उदाहरण का अनुसरण किया था। यह एक जन्मजात अंतर था। इसके अलावा अच्छी प्रतिभा और तड़के होने से कोई टकराव नहीं हुआ। ये ज़िवेन, अगर तुम वास्तव में धीरे धीरे फीनिक्स की काया बन सकती हो तो तुम वास्तव में अमीर बन जाओगी। ये मुंह की आवाज भी थोड़ी कांपने लगी। आप जानते हैं, फीनिक्स असंख्य संसारों में भी शीर्ष दौड़ में से एक है। केवल कुछ दौड़ें हैं जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि आपके पास फीनिक्स की प्रतिभा और काया हो सकती है तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस बार यह वास्तव में भविष्य में एक आशीर्वाद हो सकता है। यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट वास्तव में आपकी फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक को बदल सकता है, जिससे आपकी काया धीरे धीरे फीनिक्स के करीब हो सकती है। येमो निश्चित रूप से जानते थे कि यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का श्रेय नहीं था। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ने ही लोगों को फीनिक्स फिजिक के कुछ लक्षण दिए। यह सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था, मुख्य रूप से लचीलेपन के मामले में। हालांकि ये ज़िवेन अपने भौतिक शरीर के परिवर्तन को पूरा कर रहा था। उनका भौतिक शरीर जो साधु क्षेत्र के बाद नहीं बदला था, फिर से बदल गया था। यह स्टार बीस्ट ब्लडलाइन से अलग था, जिसे जबरन ब्लडलाइन के साथ जोड़ा गया था। क्योंकि यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के सुधार पर निर्भर था, इस तरह के शारीरिक परिवर्तन को धीरे धीरे सुधारने के लिए समय की आवश्यकता थी। यह एक कदम में नहीं बदलेगा। यह कुछ तानाशाह बॉडी स्क्रिप्चर जैसा था, लेकिन फिर भी यह एक ज़िवेन को आनंदित करने के लिए काफ़ी था। न केवल उसकी काया धीरे धीरे बदलेगी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक आखिरकार फिर से बदल गई थी। जब उन्होंने पहली बार फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक प्राप्त की तो यह बहुत सरल थी और उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्राचीन शास्त्रों के पन्ने फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के विभिन्न परिवर्तनों को दर्ज नहीं करते थे। यह बस एक बहुत ही सरल साधना पद्धति थी। जहां तक प्राचीन शास्त्र के अन्य पृष्ठों की बात है, वे दूसरों के हाथों में पड़ गए। उनमें से सम्राट चेन की मृत्यु भी उसके हाथों हुई थी, इसलिए उसके पास यह जानने का कोई मौका नहीं था कि प्राचीन धर्मग्रंथ के अन्य पृष्ठों में क्या दर्ज है। यह एक नई मार्शल आर्ट हो सकती है, या यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के अन्य परिवर्तन हो सकते हैं। ये ज़िवेन को नहीं पता था, लेकिन जो भी हो, आज उसे बता दें कि फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक इससे कहीं अधिक थी। अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश थी। मूल रूप से वह थोड़ा हैरान था। यदि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक केवल एक उपचार तकनीक थी तो देवता स्तर की तकनीक के रूप में इसका मूल्यांकन करना कितना स्वर्ग विरोधी होगा। हालांकि उनके पास कई देवता स्तर की साधना तकनीकें थीं, वे जानते थे कि ये देवता स्तर की साधना तकनीकें कितनी कीमती थीं। यहाँ तक अद्वितीय तलवार या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसी शख्सियतों के पास भी अधिक से अधिक पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक ही थी। यह भी सबसे बड़ा कारण था कि एक ज़िवेन अपने स्तर से ऊपर चुनौती दे सकती थी। अन्यथा दुनिया में इतनी सारी प्रतिभाओं के होते हुए ये ज़िवेन अपने स्तर से ऊपर कैसे लड़ सकता था। जैसे ही ये ज़िवेन की काया बदलती रही, ये ज़िवेन ने पाया कि आग कोई बाधा नहीं थी। इसके बजाय यह बहुत अंतरंग लगा। ये ज़िवेन को अचानक एक विचार आया। वह इन लपटों को वश में करना चाहता था और अपने उपयोग के लिए इनका उपयोग करना चाहता था। ये लपटें बेहद भयानक थीं। यहाँ तक अगर वह उन्हें छूता तो उसे गंभीर चोटें आतीं। अगर कोई और होता तो शायद उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो जाती। यदि वह इन विषम लपटों को वश में कर सकता है तो निस्संदेह यह उसके तुरुप के पत्तों में से एक बन जाएगा। इसके अलावा फीनिक्स स्वयं आग की लपटों में बड़ा हुआ और प्रचंड लपटों में उसका पुनर्जन्म हुआ, तो ये विषम लपटें उसके लिए सबसे अच्छा टॉनिक बन जातीं। इसी तरह परिपक्व फीनिक्स की काया भी इन लपटों को पोषित करेगी और उन्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। जैसे ही इस विचार का जिक्र येमो को किया गया, येमो इससे सहमत हो गए।
अच्छा विचार, यदि आप इसे कर सकते हैं तो अंत में इसका एक पूरक प्रभाव होना चाहिए। ये मुंह ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि दूसरों के लिए यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि यह एक छिपे हुए खतरे को दफनाने की बहुत संभावना थी जो किसी भी समय फूट सकता था। हालांकि येशिवेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसके शरीर में बहुत सी अजीबोगरीब और खतरनाक चीजें छिपी हुई थीं, तो उसकी कमी कैसे हो सकती है? यह सिर्फ एक अजीब लॉ है, यह कुछ भी नहीं है। अपना मन बनाने के बाद येशिवेन तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए उसने इन लपटों को वश में कर लिया। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक की सुरक्षा और फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के साथ येशिवेन की काया में लगातार सुधार हो रहा था। येशिवेन की इस विषम लॉ का अवशोषण तेज और तेज हो रहा था। आधे दिन से अधिक समय बीत चुका था जब येशिवेन ने इन सभी लपटों को अवशोषित किया था। इन विषम लपटों के हस्तक्षेप के बिना येशिवेन का शरीर जल्दी से अपने चरम पर पहुंच गया। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इस स्तर की चोट येशिवेन की सबसे गंभीर चोट नहीं थी। जब तक विषम लपटों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, येशिवेन के लिए उसके लिए राक्षस बनना कोई समस्या नहीं होगी। येशिवेन ने अपनी हथेली फैलाई और उस पर एक लौ जल रही थी। येशिवेन के विचारों के साथ यह लगातार बदलता रहा और अंत में एक छोटी फीनिक्स में बदल गया। हालांकि छवि अभी भी धुंधली थी। जैसे जैसे येशिवेन का इस विषम ज्वाला पर नियंत्रण अधिक से अधिक कुशल होता गया, इसे बेहतर और बेहतर होना चाहिए। जैसा कि येशिवेन ने फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, येशिवेन ने पाया कि न केवल फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक में सुधार हुआ था, बल्कि इस प्रक्रिया में उनकी खेती में भी बहुत सुधार हुआ था। हर क्षेत्र की सफलता के बाद अगला कदम संचय होगा। यह एक चक्रीय प्रक्रिया थी। प्रत्येक सफलता व्यक्ति की नींव और संचय पर निर्भर करती है। इसलिए प्रमुख बलों के शिष्य तेजी से सुधार करने में सक्षम थे, क्योंकि शिष्य स्वयं प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा प्रमुख बल उन्हें लगातार संसाधन प्रदान करेंगे, जिससे वे बहुत तेजी से विकसित हो सकेंगे। विशेष रूप से प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में संसाधन मूल दुनिया की तुलना में सैकड़ों और हजारों गुना अधिक प्रचुर मात्रा में थे। इसके अलावा क्षेत्रों के बीच कोई बाधा नहीं थी। इसलिए ऐसे कई पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो 100 साल या यहाँ तक दर्जनों साल पुराने थे। येशिवेन के पास एक बड़ी ताकत की विरासत नहीं थी। हालांकि उन्हें इतने लोगों की चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। जब तक वह उन्हें प्राप्त करता है, तब तक वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ऊपर कई संसाधनों का उपयोग कर सकता है। यह मूलभूत कारण था कि वह इतनी जल्दी क्यों बढ़ सका। यह सोचकर येशिवेन को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। यदि वह इस समय बाहर जाता है तो उसे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ सकता है। अगर वह अब उनका सामना करता तो वह केवल भाग सकता था। इसके बजाय बाहर जाने पर विचार करने से पहले सफलता के लिए प्रयास करना बेहतर था। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट से रूपांतरित 4 छोटी फीनिक्स येशिवेन के शरीर में लगातार घूम रही थीं। वे धीरे धीरे आत्मसात हो गए। येशिवेन की ताकत में भी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था। ट्रांसेंडेंट रियलम फर्स्ट लेवल पीक की ओर बढ़ रहा था। हालांकि सुधार ज्यादा नहीं था, यह ठोस प्रगति थी। येशिवेन की नींव अभूतपूर्व रूप से ठोस थी। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट में भारी ऊर्जा के साथ येशिवेन ने एक ठोस नींव रखी। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। इससे पहले कि वह पहले ही बीत चुका था, कई लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। येशिवेन को इन 3 दिनों के दौरान बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में केवल थोड़ा ही पता था। इन 3 दिनों में वे अपनी ही खेती में डूबे रहे। 3 दिनों में उसकी साधना ने अंततः एक ही बार में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र प्रथम स्तर की चोटी पर कदम रखा। जब उसे लगा कि अब और सुधार करने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह रुक गया। इस समय उसके शरीर में फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का थोड़ा सा ही हिस्सा बचा था। मूल रूप से यदि वह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म फर्स्ट लेवल पीक पर चढ़ता है, तो वह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा का उपभोग करने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की अधिकांश ऊर्जा उसके अपने शरीर द्वारा अवशोषित होती दिख रही थी। इसमें से कुछ फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक परिवर्तन हुआ। इसके विपरीत इसका एक हिस्सा ही उसकी खेती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांसेंडेंट रियलम सेकंड लेवल को प्रभावित करने के लिए बस थोड़ा ही बचा था। दूसरे शब्दों में, इस कदम पर सफलता या असफलता निर्भर थी। येशिवेन ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में क्यूई ऊर्जा को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा को जुटाया। 2 शक्तिशाली धाराएं सुचारू रूप से एक साथ एकत्रित हुईं और ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल बैरियर की ओर एक प्रभाव शुरू किया। एक के बाद एक लहर, मानो बीच में कोई तोड़ ही न हो, सब एक साथ वार कर रहे हों। हालांकि प्रभाव थोड़ा जल्दबाजी में था। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की मदद के कारण येशिवेन अधिक आश्वस्त थी। समय अभी भी धीरे धीरे बीत रहा था क्योंकि वह आगे बढ़ना जारी रखता था।
उसी समय महल परिसर के दूसरी ओर कई लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ एक एक करके महलों की खोज कर रहे थे। अंदर आने वाले सभी लोगों की तरह उन पर जलती हुई लाशों ने हमला किया। मुझे नहीं पता कि युवराज अब कहाँ हैं, अन्यथा हम युवराज से मिलने जा सकते हैं। हमें इतनी कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने कुछ असंतोष के साथ कहा। हालांकि उनकी संख्या येज़िवेन की संख्या से कहीं अधिक थी, लेकिन जितनी जलती हुई लाशों को उन्होंने आकर्षित किया वह भी येज़िवेन की तुलना में कहीं अधिक थी। भले ही वे शक्तिशाली थे, इन जलती हुई लाशों का सामना करने पर उन्हें नाराज कहा जा सकता था। हालांकि जब उन्होंने बात की तो यंग का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया और उनकी आंखों में थोड़ी नाराजगी आ गई। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में यंग क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के बाद दूसरे स्थान पर था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उनका सबसे सीधा प्रतियोगी था। यंग के लिए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के अस्तित्व के कारण यंग को कबीले में मुख्य स्थान नहीं मिल सका। कई लोगों की नज़र में यह रैंकिंग पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। फिर भी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई लोगों के पास इस तरह का इलाज बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वह इस तरह के इलाज से संतुष्ट नहीं थे। उसके लिए अगर कोई क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल नहीं था तो उसे युवा पीढ़ी में सबसे पहले होना चाहिए। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के खिलाफ भी उनके मन में कोई कायरता नहीं थी। उसे नहीं लगा कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से भी बदतर है। उसने केवल यह महसूस किया कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में कुछ साल बाद पैदा हुआ था। अगर वह और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक ही उम्र के होते तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए अब अलग दिखने की कोई जगह नहीं होती। हालांकि कबीले के लोग यह नहीं देख सके। वे सभी सोचते थे कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के प्रति अधिक पक्षपाती थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उनकी उपेक्षा करने का साहस किया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। मूल रूप से कबीले ने उन दोनों के लिए जियांगटियन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की व्यवस्था की। वे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में खजाने को भी जब्त करना चाहते थे। लेकिन अब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया और अद्वितीय तलवार से मुकाबला करने चला गया। उसने कौन सोचा था कि वह इस टीम का नेतृत्व करेगा? क्या वह मेरा अधीनस्थ है? यह सोचकर यंग बहुत परेशान हो गया। वह लगभग हर जगह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से असहमत थे, यह साबित करते हुए कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से बहुत बेहतर कर सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग अब उसे पहचान नहीं पाए। जब वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के सदस्य ने ऐसा कहा तो यह एक सींग के घोंसले को छुरा मारने जैसा था, उसे पूरी तरह से उत्तेजित कर रहा था। वह अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि कैसे इस व्यक्ति को उसकी शक्ति को समझने के लिए कठिन समय दिया जाए। बहुत दूर से अचानक एक आवाज़ आई। एक साइड हॉल में एक जलती हुई लाश लोगों के एक समूह का पीछा कर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि वांग परिवार था। यह उस दिन उस बच्चे के साथ मनुष्यों का समूह निकला। कुछ वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने वांग परिवार के समूह को तुरंत पहचान लिया। जब उन्होंने 2 बार येज़िवेन का सामना किया तो वांग परिवार का समूह दोनों बार मौजूद था। उस समय वैंग परिवार का ध्यान गायब छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के बजाय येज़िवेन पर केंद्रित था। इसलिए वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने उन्हें जाने दिया। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ फिर से मिले। निश्चित रूप से पर्याप्त, यह वे हैं, बी चेन ने ठंडेपन से कहा। ऐसा ही होता है कि उन लोगों और उन बच्चों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं है। हो सकता है कि इसका जियांगटियन की मौत से कोई लेना देना हो। बस उन सभी को पकड़ लो और उनसे पूछताछ करो, यंग ने ठंडेपन से कहा। वह अभी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के कारण बुरे मूड में था। उसके पास, जिसके पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, अचानक एक मजेदार खिलौना खोजने लगा। हालांकि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन विशेषज्ञ को उतना ध्यान नहीं मिला जितना कि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन में था। वह कोई साधारण अभिजात वर्ग नहीं था, उनके पीछे एक सर्गना भी था। इसके अलावा वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे पूरे कबीले द्वारा पहचाने जाने वाले अगले नेता नहीं थे। वह सभी को नाराज नहीं कर सकता था, वह केवल अपना गुस्सा निगल सकता था। लेकिन अब दिखाई देने वाला वांग परिवार का समूह अलग था। उनकी राय में ये नीच इंसान कुछ भी नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कितने मर गए, वे जियांगटियन की मृत्यु से संबंधित हो सकते हैं। यह उन्हें मौत की सजा देने के लिए काफ़ी था। हालांकि कोई सबूत नहीं था। क्या वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को काम करने के लिए सबूत की ज़रूरत थी? बिल्कुल, यह जानने के लिए कि क्या इसका उनसे कोई लेना देना है, बस सोल सर्चिंग तकनीक का उपयोग करें। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने अपने चेहरे पर थोड़ी क्रूर दृष्टि से कहा। जहां तक आकस्मिक चोट होगी, यह उनके भीतर नहीं था सोच विचार। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
भले ही यह एक आकस्मिक हत्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ वान परिवार के लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि खतरा आ रहा है। इस समय वे लगभग पूरी तरह से उस जलती हुई लाश पर केंद्रित थे जो उनका पीछा कर रही थी। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद कहा जा सकता है कि वांग मेंग्यू ने काफी प्रगति की है। उसने अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश किया था। अब वह उत्कृष्ट क्षेत्र द्वितीय स्तर की चोटी पर पहुंच गई थी। उसकी प्रगति स्पष्ट थी। केवल वे ही नहीं बल्कि वांग फेयुन भी कुछ समय पहले ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पीक पर पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद वांग परिवार के अन्य विशेषज्ञों ने भी प्रगति की थी। सबसे खराब ट्रांसेंडेंट रियल्म फर्स्ट लेवल पीक था। थोड़े बेहतर लोग पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। इस तरह की प्रगति ने इस कहावत को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया था कि पास की साधना अनुभव जितनी अच्छी नहीं होती। हालांकि इस बार का अनुभव खतरनाक था, लेकिन उन्हें जो लाभ मिला वह बिल्कुल पर्याप्त था। उनके लिए यह काफी था। भले ही उन्हें तुरंत जाने के लिए कहा गया हो, इसमें अनिच्छा की कोई बात नहीं थी। लेकिन असली समस्या यह थी कि फिर भी उनके लिए इस अमर संपदा में इधर उधर भटकना अभी भी काफी नहीं था। भले ही वह केवल एक जलती हुई लाश ही क्यों न हो, यह उन्हें गड़बड़ करने और अव्यवस्था में इधर उधर भागने के लिए पर्याप्त था। भले ही इन जलती हुई लाशों में वह शक्तिशाली शक्ति न हो जो उनके जीवित होने पर थी, वे आसानी से कुछ वृत्ति और ज़ोंबी के शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करके ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल की ताकत का उपयोग कर सकते थे। कुछ उत्कृष्ट क्षेत्र छठे स्तर के स्तर तक भी पहुंच गए। उन्हें एक बार ट्रांसेंडेंट रियल्म सिक्स्थ लेवल ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ा। उन्होंने केवल दूर से ही भयानक आभा को महसूस किया और जल्दी से एक चक्कर लगा लिया। लेकिन अब भी यह ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल ज़ॉम्बी अभी भी पूरे आसमान में उनका पीछा कर सकता है। यदि यह केवल एक साधारण पारलौकिक दायरे के चौथे स्तर के विशेषज्ञ होते तो भी उनके पास लड़ने की शक्ति होती। आखिर उनके पास इतने सारे लोग थे। अंतर वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था। यह हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियल्म और ट्रांसेंडेंट रियल्म के बीच का अंतर नहीं था। हालांकि यह कोई सामान्य ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल विशेषज्ञ नहीं था। यह एक ज़ॉम्बी, एक उत्परिवर्ती ज़ॉम्बी था। इसमें न केवल लाश का जहर था बल्कि इसमें आग की लपटों का जहर भी था। कोई इससे दूषित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा लाश के अमर शरीर के कारण उसका शरीर सोने और लोहे के बराबर था। यह मृत्यु से नहीं डरता था। वे कितना भी लड़े, जलती हुई लाश को हराना मुश्किल था। ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल के औसत विशेषज्ञ की तुलना में इससे निपटना 10 गुना अधिक कठिन था। अंत में वे केवल कुचले जा सकते थे और इधर उधर भाग सकते थे। इन लाशों से निपटने का एकमात्र तरीका उन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए निरंकुश अत्याचारी शक्ति का उपयोग करना था। हालांकि यही उनकी कमी थी, इसलिए वे केवल भागना जारी रख सकते थे। वांग मेंग्यू और वांग फेउन केवल लगातार रुक सकते थे और इस जलती हुई लाश का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो सकते थे ताकि हर कोई तेजी से दौड़ सके। इन लोगों में से केवल ये दोनों जलती हुई लाश को थोड़ी देर के लिए रोक सकते थे। गर्जन। इस जलती हुई लाश ने वांग परिवार को और आगे भागते देखा और अचानक बार बार दहाड़ा। इस गर्जना से पूरा हॉल उल्टा सा लगने लगा था। किसी कारण से ये जलती हुई लाशें उस महल से बहुत दूर नहीं भटक सकती थीं जिसमें वे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांग परिवार इस जलती हुई लाश का पीछा करने से बच जाएगा। जलती हुई लाश ने अचानक अपने पैर पटक लिए और उसकी आकृति अचानक तोप के गोले की तरह निकली, सीधे दो लोगों के बीच में कूद गई। दोनों लोगों को एक बड़ी ताकत ने सीधे धक्का दे दिया। लाश के जहर या आग के जहर से संक्रमित होने से बचने के लिए वे चौंक गए और जल्दी से अपनी सुरक्षात्मक आभा को मजबूत किया। और इस समय जलती हुई लाश सीधे वांग परिवार के अंतिम शिष्य की पीठ पर जा गिरी। इसने अपने मुरझाए हुए भूत के पंजे को फैलाया और वांग परिवार के युवा विशेषज्ञ पर चढ़ गया। युवा विशेषज्ञ का दिल निकल गया था। हृदय को निगलने के बाद जलती हुई लाश को लगता था कि उसने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। हॉल की छत से और भी तेज दहाड़ सुनाई दी। जलती हुई लाश की आभा और मजबूत हो गई। आगे बढ़ने ही वाला था। चल दर। वांग मेंग्यू उस शिष्य की लाश के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था। यदि वे इस समय नहीं जाते तो वे बच नहीं पाते। ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल का जलता हुआ शव पहले से ही इतना भयानक था। यदि उनका सामना पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर की जलती हुई लाश से होता है तो क्या यह प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होगा? यदि उनका सामना पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर की जलती हुई लाश से हुआ तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। इस समय वांग परिवार में हर कोई स्तब्ध था, लेकिन वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। वे हड़बड़ी में हॉल से बाहर भागे। एक एक करके आंकड़े भारी तोपों की तरह उड़ गए। जलती हुई लाश की भयानक दहाड़ पीछे से आई। निश्चित रूप से जलती हुई लाश को ट्रांसेंडेंट रियल्म 5वें स्तर में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा, एक ऐसा स्तर जिसने उन्हें निराश कर दिया।
जलती हुई लाश के आगे बढ़ने के बाद उसने तेजी से उनका पीछा किया, लेकिन इस समय वांग परिवार में हर कोई इस समय का फायदा उठाकर दूर भाग गया था। जलती हुई लाश चाहकर भी नहीं पकड़ सकती थी। यह वांग परिवार के शिष्य की लाश को अंदर घसीटते हुए केवल नाराजगी से वापस भाग सकता था। बड़ी मुश्किल से जलती हुई लाश का पीछा करने से बचने के बाद वांग परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली जब वे जलती हुई लाश की आभा को महसूस नहीं कर सके। एक वांग परिवार के शिष्य को मौत के घाट उतार दिया गया था और वे लाश को वापस भी नहीं ला सके। इस समय वांग परिवार में हर कोई थोड़ा उदास था। शायद हर कोई प्रतिस्पर्धी रिश्ते में था, लेकिन इस समय उनके मन में एक खरगोश की मौत के लिए शोक की भावना थी। हालांकि वे आने से पहले ही भारी हताहतों का सामना करने के लिए तैयार थे, फिर भी जब इस तरह के हताहत हुए तो वे बेहद असहज महसूस करते थे। चलो वापस चलते हैं, यहाँ हम कीड़े की तरह हैं, हमें किसी भी समय मौत के घाट उतारा जा सकता है, यह जगह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, वांग परिवार में एक युवा विशेषज्ञ ने कहा। इस व्यक्ति का बयान तुरंत वांग परिवार के अन्य विशेषज्ञों के साथ गूंज उठा। हालांकि वे स्वर्ग के गौरव भी थे, हालांकि वे वांग परिवार और यहाँ तक कि दक्षिण पहल द्वीप पर भी ध्यान का केंद्र थे, वे भी बहुत स्पष्ट थे और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में वे अलग नहीं थे कीड़े से। जब वे परिधीय क्षेत्र में थे तब भी वे पानी में मछली की तरह थे। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक था, फिर भी यह उस दायरे में था जिसका वे सामना कर सकते थे। लेकिन अब जब उन्होंने पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि ये जलती हुई लाशें ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल या 5th लेवल थीं। उनमें से कोई भी उनसे निपट नहीं सका। यहाँ वे वास्तव में कीड़े थे जिन्हें किसी भी समय मौत के घाट उतार दिया जा सकता था। वे इस भावना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनका जीवन उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इस समय सभी के पास केवल एक ही विचार था, जो कि जल्दी से निकल जाना था। हालांकि अंत में यह अभी भी वांग मेंग्यू और वांग फेउन की राय पर निर्भर था। वांग परिवार की युवा पीढ़ी के बीच वे नेता भी थे। इस समय वांग फेउन की वांग मेंग्यू के साथ सामान्य प्रतिस्पर्धी मानसिकता नहीं थी। इस समय जब पूरी टीम को किसी भी समय नष्ट किया जा सकता था, वांग मेंग्यू के साथ प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ था। यह बहुत संभावना थी कि वह अपना जीवन खो देगा। अनजाने में उन्होंने वांग मेंग्यू को भी पहचान लिया। शायद वह वांग परिवार का नेतृत्व करने के लिए अधिक उपयुक्त थी। वांग मेंग्यू ने देखा कि हर कोई उसे देख रहा था, इसलिए उसे कहना पड़ा, तो चलिए, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता है, भले ही हमें कुछ मिल जाए, फिर भी खजाना रखना अपराध है। सभी ने सिर हिलाया। यहाँ तो या तो कुछ मिल न सका या मिला भी तो रख न सके। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। तो फिर अब और देर नहीं करते, चलो अब चलते हैं, अन्यथा मुझे डर है कि एक लंबी देरी परेशानी खड़ी कर देगी, वांग फेउन ने कहा। चूंकि उसने एक निर्णय लिया था, वह अब और नहीं हिचकिचाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय थोड़ी दूर से एक चंचल आवाज आई। वांग परिवार में हर कोई हैरान था। जब उन्होंने फिर से देखा तो उन्होंने देखा कि गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ उनके सामने आश्चर्यजनक गति से उड़ रहे हैं। नेता कोई और नहीं बल्कि बी चेन थे। इस समय बी चेन ने सांप की आंखों की एक जोड़ी को सिकोड़ लिया। वैन परिवार को ठंडेपन से देख रहे थे, लेकिन ये यंग का फिगर कहीं नहीं दिख रहा था। मूल रूप से ये यंग ने अपना गुस्सा निकालने के लिए इन मनुष्यों को व्यक्तिगत रूप से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जाने से पहले उन्हें एक अधिक महत्वपूर्ण संदेश मिला। वह जल्दी से चला गया, उसे व्यक्तिगत रूप से इन वांग परिवार के विशेषज्ञों को मारने के लिए टीम का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया। उनकी राय में यह केक का एक टुकड़ा था। उनकी नज़र में वांग परिवार के इन युवा विशेषज्ञों ने जरा भी खतरा पैदा नहीं किया। वे उत्कृष्ट क्षेत्र प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर के योद्धाओं का एक समूह मात्र थे। ये जिवेन की हरकतों ने उसे पहले ही हैरान कर दिया था। हालांकि यह केवल एक आश्चर्य था। ये शिवेन के लिए उसे धमकी देना बिल्कुल असंभव था। फिर भी ये शिवेन जैसे कुछ ही लोग थे। हालांकि ये जिवेन निश्चित रूप से उसके सामने लोगों में से एक नहीं थी। यह आप है। वांग परिवार में हर कोई अचानक घबरा गया। इस समय वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि जब वे इन लोगों से मिले तो इसका क्या मतलब था। ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोग निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। कहने की जरूरत नहीं है, वे इसे जानकर मर जाएंगे। हम्फ, तुम इंसान वास्तव में बोल्ड हो। मुझे बताओ, उस बच्चे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या यह ही जियांगटियन की मौत से संबंधित है? इस समय बी चेन ने ठंडेपन से पूछा। उसने अपनी सर्प आंखों की जोड़ी को संकुचित कर दिया, जिससे उसकी ठंडी आंखों में खतरनाक हत्या का इरादा प्रकट हो गया। ई जियांगटियन की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वांग मेंग्यू ने आगे बढ़कर कहा। इस समय उन्हें इससे संबंधित कोई भी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि इसे देखने से उनके इरादे भी बुरे लग रहे थे, लेकिन कम से कम उनके पास अभी भी जीवित रहने का एक मौका था। हालांकि अगर उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इससे कोई लेना देना है, भले ही यह थोड़ा सा भी संदिग्ध हो, तो वे मृत मांस थे।
भले ही उनका इस मामले से कोई लेना देना न हो, यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? बी चेन ने व्यंग्य से कहा। चूंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों पूछें? वांग फेउन ने आगे बढ़कर गुस्से में कहा, आप हमें बंदरों की तरह खेल रहे हैं। हा 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 हा। वे लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ अचानक हंस पड़े। मैंने उनसे अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की थी। तो क्या हुआ अगर हम बंदरों के साथ खेल रहे हैं? यह सिर्फ एक इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। वांग परिवार में हर किसी के चेहरे पर असामान्य रूप से बदसूरत अभिव्यक्ति थी। इन लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों ने उन्हें बंदरों की तरह खेला। उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे बस मजे कर रहे थे। यह संबंधित है या नहीं, हम सीधे आत्मा की खोज से जानेंगे। इस समय एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया, इसे एक राक्षसी विशाल पंजे में बदल दिया। एक वांग परिवार के शिष्य को गार्ड से पकड़ा गया था। अचानक वांग परिवार में हर कोई चिल्ला उठा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे केवल अपने एक साथी को वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ द्वारा पकड़े जाते हुए देख सकते थे। कोई रास्ता ही नहीं था। उनके सामने गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ अभी जलती हुई लाश से ज्यादा ताकतवर था। बस अभी अभी जलती हुई लाश उन्हें दहशत में इधर उधर दौड़ा सकती है, उनके सामने वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें। उल्लेख नहीं करने के लिए उनके अलावा बी चेन और 7 अन्य वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ थे। ऐसा लाइनअप वांग परिवार को 10 बार खत्म करने के लिए पर्याप्त था। इस समुद्र क्षेत्र के अधिपति की तुलना में लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की तरह उनमें से कुछ का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक पूरे वांग परिवार, भले ही दक्षिण पहल द्वीप में सभी बलों को एक साथ जोड़ दिया गया हो, वे सिर्फ कमजोर थे। वांग मेंग्यू ने अपने छोटे छोटे हाथों को भींच लिया। उसके हाथों के पीछे नीली नसें उभरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। बिना उसकी जानकारी के खून टपकने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी में क्रोध आसमान की ओर बढ़ गया। वह सीधे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को घूरती रही, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भले ही वे सभी सेना में शामिल हो गए और एक साथ हमला किया, वे निश्चित रूप से उनमें से किसी एक के विरोधी नहीं थे। वे केवल विपत्ति को स्वीकार कर सकते थे। उस समय वे केवल जीवन मरण का संघर्ष कर सकते थे। वे कभी भी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। केवल एक चीज जिसने उससे कुछ उम्मीद दी थी, वह यह थी कि उनका ई जियांतियन की मौत से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन्होंने चुपके से यह अनुमान भी लगा लिया था कि क्या इसका यक्षिवेन से कोई लेना देना है, यह सिर्फ एक अनुमान था। दरअसल उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, वे निर्दोष थे। भले ही किसी शिष्य को आत्मा की खोज के लिए पकड़ लिया गया हो, फिर भी उनके बचने की आशा थी। यह असंभव नहीं था। उसे उम्मीद थी कि ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ सच्चाई का पता लगाने के बाद उन्हें जाने देंगे। वांग परिवार के शिष्य के चीखने की आवाज आई। उसका सिर गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के हाथों में था। काली रोशनी के फटने ने उसे घेर लिया, उसकी आत्मा को खींच लिया। फिर वह अपनी मनचाही जानकारी पाने के लिए अपनी आत्मा को चीरता रहा। आत्मा का दर्द भौतिक शरीर के दर्द से 100 गुना या 1000 गुना अधिक था। मजबूत से मजबूत इंसान भी इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। जब वांग कबीले के सदस्यों ने यह सुना, तो वे केवल अपनी मुट्ठी बांध सकते थे और अपने क्रोध को दबा सकते थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके जीवन और मृत्यु पर किसका नियंत्रण है। उनका सारा प्रतिरोध व्यर्थ था। वे केवल आज्ञाकारी रूप से न्याय को सुन सकते थे और देख सकते थे कि वे जीवित हैं या मर गए। वांग परिवार के इस शिष्य की मृत्यु का सामना करते हुए उनके पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विशेष रूप से वांग फेउन, उसकी आंखें लाल थीं। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने कभी इस तरह की चीज का सामना नहीं किया था। इससे निपटने के लिए किसी भी तरीके के बिना दूसरे पक्ष द्वारा उसे धमकाया और अपमानित किया गया। उनमें पहले वू चेन्हाई को चुनौती देने का आत्मविश्वास था, लेकिन अब इन ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का सामना करते हुए उनके पास ऐसा आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ कोई भी वांग मेंग्यू के पिता वांग यांगहुआ से कमतर नहीं था। इस तरह के लाइनअप को शानदार और भयानक बताया जा सकता है। यह कई बार वांग परिवार का सफाया करने के लिए काफी था। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते थे, उन्हें उस स्थिति के बारे में सोचना था जिसका वांग परिवार सामना कर रहा था। लेकिन इस तरह की भावना ने वास्तव में उसे असहाय और नाराज कर दिया। भविष्य में मैं इसे फिर कभी नहीं होने दूंगा। धिक्कार है कमीने, लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला। अगर भविष्य में एक दिन मैं तुम्हारी कमीने जाति का सफाया कर दूंगा। वांग फेयुन का दिल आक्रोश से भर गया।
लंबे समय के बाद वांग परिवार के शिष्य जो अभी भी रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, अंत में चीखना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। उसकी आंखों का ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी जीवत्ता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने आखिरकार सभी यादों को पढ़ना समाप्त कर दिया। उसने भौचक्का होकर कहा, अरे यह अजीब है। इसका इन तुच्छ मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है, वे कुछ भी नहीं जानते। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने वांग परिवार के शिष्य की लाश को एक तरफ फेंक दिया और उत्सुकता से कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वांग परिवार को परेशान करने का कारण यह था कि उन्होंने वांग परिवार को येजिवेन के साथ 2 बार खड़े देखा था। वास्तव में उन्हें यह भी संदेह था कि वांग परिवार ई जियांगटियन की मौत से संबंधित था, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्मृति को पढ़ने के बाद उन्हें वांग परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं मिला। चूंकि इसकी जांच की गई है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप हमें जाने दे सकते हैं, वांग मेंग्यू ने आगे बढ़कर कहा। फिर वह मुड़ी और वांग परिवार के साथ चली गई। 1 मिनट रुको, मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो? बी चेन ने अचानक कहा। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का सामना कर रहे वांग परिवार के चेहरे अचानक अकड़ गए। वे एक के बाद एक मुड़े और उनके दिलों में क्रोध जल रहा था। चूंकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? वांग फेयुन ने गुस्से से कहा। मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो अगर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? बी चेन ने अचानक अपने मुंह के कोने पर एक खतरनाक और क्रूर मुस्कान दिखाई, जैसे उसने कोई अजीब मजाक देखा हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चूंकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम हमारे लिए चीज़ों को कैसे कठिन बना सकते हो? हम वास्तव में नहीं जानते कि जियांगटियन की मृत्यु कैसे हुई। वांग परिवार के एक युवा विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा। वह आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। उनके लिए ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ बस उन्हें बहुत अधिक धमका रहे थे। वे उन्हें बंदरों की तरह खेल रहे थे। वे संबंधित थे या नहीं, उनका इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। आप हमें बिना किसी कारण के मारने जा रहे हैं। तो क्या बस कुछ ही इंसान हैं? आपको उन्हें मारने के लिए एक कारण की आवश्यकता क्यों है? आप वास्तव में हमसे एक कारण पूछना चाहते हैं? यह हास्यास्पद है। एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ हंसा जैसे उसने दुनिया में सबसे मजेदार मजाक सुना। यह सिर्फ आपकी अपनी इच्छाधारी सोच है। आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका उस बच्चे के साथ संबंध है। यह पहले से ही एक पूंजीगत अपराध है, एक अक्षम्य पूंजी अपराध। उद्धरण चिन्ह। बहुत दूर मत जाओ। क्या आपको लगता है कि हम मनुष्यों के बीच कोई विशेषज्ञ नहीं हैं? देर सवेर आप जनता के आक्रोश को भड़काएंगे। एक बार जब आप हमारे मानव विशेषज्ञों की सामूहिक शत्रुता को जगाते हैं, तो आपका गायब होने वाला छाया जहरीला मगरमच्छ भी मिटा दिया जाएगा। वांग मेंग्यू ने अचानक आगे बढ़कर कहा, हमारा मानव कबीला कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह महाद्वीप पर प्रथम श्रेणी का कबीला भी है। आपका वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला सिर्फ दूसरे दर्जे के या तीसरे दर्जे के कबीले के अंत में है। बहुत दूर मत जाओ। वांग मेंग्यू के शब्दों ने तुरंत वांग परिवार में सभी को खुश कर दिया। वे बेहद सहज महसूस करते थे। एंडलेसी रीजन इंसानों का पारंपरिक क्षेत्र नहीं था। हालांकि अंत में मनुष्य उन कुछ कुलों में से एक थे जो महाद्वीप के आधिपत्य में भाग ले सकते थे। आपका वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला सिर्फ दूसरे दर्जे का या यहाँ तक कि तीसरे दर्जे का कबीला है। यदि आप वास्तव में मानव विशेषज्ञों को भड़काते हैं, तो आपको मिटा देना कुछ ही मिनटों की बात है। यह सिर्फ इतना है कि मानव विशेषज्ञ प्रमुख कुलों द्वारा वापस आयोजित किए जाते हैं और दूर नहीं हो सकते। वर्तमान में मानव जाति की स्थिति वास्तव में गिर रही थी। लगभग सभी प्रमुख जातियों ने मानव जाति के प्रति स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित की थी और वे मानव जाति के क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते थे। इसलिए मानव जाति के सच्चे विशेषज्ञ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में लगभग सभी थे। ऐसे उजाड़ इलाकों में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे। इसलिए ऐसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले इंसान विदेशी जातियों के उत्पीड़न का सामना करने पर ही अपना गुस्सा निगल सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव जाति की समग्र स्थिति बहुत ही नुकसानदेह थी। यहाँ तक अनंत सागर क्षेत्र में पले बड़े योद्धा भी इसके बारे में जानते थे। उन्हें अपने बड़ों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उन्हें अपना क्रोध क्यों निगलना चाहिए। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के विशेषज्ञ अचानक थोड़े उदास दिखे। समुद्री कबीला एक विशालकाय राक्षस था जो मानव कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था और यहाँ तक कि उसका पलड़ा भारी था। हालांकि उनका वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला समुद्री कुलों के बीच सिर्फ एक कबीला था। यह बस उनके गले की जगह को पोक कर रहा था। मार डालो, उन सब को मार डालो। ये लानत चीजें, उस इंसानी औरत को मेरे पास छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वह एक वेश्या बने जो किसी के भी साथ सो सके। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है।
मार डालो। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ, जिन्हें उनके दर्द वाली जगह पर पोक किया गया था, उनके चेहरे पर कुछ क्रूर और क्रूर भाव दिखाई दिए। सुकून भरी अभिव्यक्ति अभी अभी जा चुकी थी। वे वान परिवार के लोगों को जाने नहीं देना चाहते थे, इस बात की परवाह किए बिना कि उनका ई जियांतियन की मौत से कोई लेना देना है या नहीं, यह एक ही था। वे उन्हें जाने नहीं देंगे। वांग मिंगयू के शब्द उनके दुख भरे स्थान पर चुभ गए। वास्तव में मनुष्य कई सेनाओं में विभाजित थे, लेकिन वे सभी एक ही गोत्र के थे। समुद्र वंश क्या था? यह विभिन्न समुद्री कुलों का एक सामूहिक बल था। यह सिर्फ एक सामान्य शब्द था, कुछ भी नहीं था। अंत तक लड़ो, वांग मिंगयू चिल्लाया। उसके शरीर की ची तुरंत बह गई। शायद उसके सामने इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। हालांकि वे इस समय पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था। चलो इन कमीनों से लड़ते हैं, या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं। अधिक से अधिक हम 18 साल बाद फिर से मजबूत होंगे। उन्हें मार डालो। वांग परिवार में भी हर कोई उत्तेजित था। वे बार बार दहाड़ते थे, जाओ इन मनुष्यों को मार डालो। मैं चाहता हूं कि वे मौत की भीख मांगें। बी चेन के आदेश के तहत वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ तुरंत चले गए। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ आगे बढ़ा। उनकी आकृति ने एक काली छाया खींची और सीधे वांग परिवार के सामने आ गई। वह एक ही पल में उनका सिर कलम कर देना चाहता था। इस समय एक तीखी वायु भेदी ध्वनि सुनाई दी। एक उग्र कृपाण आभा आकाश से उतरी, विशाल आकाश को भेदती हुई और तुरंत नीचे गिर गई। पफ! लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के पास चीखने का समय भी नहीं था। उसका सिर फट गया। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी का दृश्य उनके लिए बहुत भयानक था। बिना किसी प्रतिरोध के कबीले के एक सदस्य का सिर काट दिया गया। पा पा पा! दूर से कदमों की एक श्रृंखला आई। एक सियान आकृति सबके सामने प्रकट हुई। श्री ये भाई ये! जैसे ही वांग परिवार ने सियान की आकृति देखी, वे चिल्ला उठे, यह व्यक्ति आज ये जिवेन निकला। यह तुम हो, थोड़ा हरामी। बी चेन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह भयभीत था। कोई आश्चर्य नहीं कि उग्र कृपाण आभा इतनी परिचित थी। यह एक शिवेन का निकला। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने सोचा कि जब वह आग की लपटों की ओर भागा तो एक शिवेन पहले ही मर चुका था। जब वे अंदर आए तो उन्होंने एक शिवेन की लाश नहीं देखी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि वह जलकर राख हो गया था। उन्होंने ध्यान से जांच नहीं की, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति, जिसे वे पहले से ही मरा हुआ समझ रहे थे, वास्तव में जीवन में वापस आएगा। आप हमारे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं। एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ दहाड़ता है। ईशियांग तियान की मौत सिर्फ उनकी अटकल थी, लेकिन अब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। एक ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अभिजात वर्गीय जियांतियन की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। ई जियांतियन की मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। इस अंतहीन समुद्री क्षेत्र में अनगिनत योद्धा हर दिन मरते थे। यहाँ तक गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे अधिपति को भी हर साल कई हताहतों का सामना करना पड़ा। यहाँ आने का मूल उद्देश्य पवित्र क्षेत्रवासियों की हवेली के लिए था। ई जियांतियन की मौत महज एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन अचानक से मिल जाएगी। यह विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना थी। लेकिन इस बार यह अलग था। ये जिवेन ने लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों की नाक के नीचे सिर काट दिए। यह एक जबरदस्त उकसावा था। अगर ऐसी कोई बात नहीं भी होती तो भी वे एक शिवेन को जाने नहीं देते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्हें केवल यही लगा कि उनका गुस्सा आसमान की ओर उड़ रहा है। यह सिर्फ कमीने है, इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आज न केवल वह मरेगा, बल्कि तुम सब भी मरोगे। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, ई यंग कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? मैं उसे भी मारना चाहता था। यह अफसोस की बात है। ये जिवेन के घमंडी और दबंग शब्दों को सुनकर गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई विशेषज्ञों को अचानक गुस्सा आ गया। पास के समुद्र क्षेत्र के अधिपति के रूप में गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले ने कभी किसी का सामना नहीं किया था जिसने उन्हें इस तरह से अनदेखा किया था। उन सब को मार दो। क्या उसने सोचा था कि वे सभी कागज से बने थे? वे ये जिवेन के तिरस्कारपूर्ण रवैये से नाराज थे। उनके दिल की गहराई से इस तरह की उदासीनता ने उन्हें सबसे ज्यादा असहज कर दिया। उन्हें लगा जैसे उनके दिल में एक सांस फंस गई है और उनके पास इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। उनके गायब होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले को कभी इस तरह से नीचे नहीं देखा गया था। यह उनके मुंह पर एक तमाचा था। आपके पास स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, लेकिन आपने नरक में घुसना चुना। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके लिए इस दुनिया में रहने का कोई रास्ता नहीं है।
कोई भी आपको बचा नहीं सकता। बी चेन ने ठंडेपन से कहा। बचाओ। ये ज़िवेन की जोरदार ची ने धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर दिया, भयानक हवा की लहरों को हलकों में सेट कर दिया। उसकी आभा ने लुप्त छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की आभा को अकेले ही अभिभूत कर दिया। यह भयानक ताकत थी जो वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र द्वितीय स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। पहली बार यह पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था जब वह सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, तब से यह पूरी तरह से अलग अनुभव था। जब ये ज़िवेन उत्कृष्ट क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, तब भी वह इन लोगों के सामने कुछ हद तक संयमित थे। वह अपनी लड़ाकू शक्ति का अधिक उपयोग नहीं कर सका। पारलौकिक क्षेत्र द्वितीय स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ था। कहा जा सकता है कि उनके युद्ध कौशल में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हुए। इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने आखिरकार अपने भाव बदलने शुरू कर दिए। आखिरकार उन्होंने येकशिवेन का सामना करना शुरू कर दिया। चूंकि येकशिवेन उनके पास खुले तौर पर आया था, यह स्पष्ट था कि वह तैयार था और उसमें कुछ हद तक आत्मविश्वास था। उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि येकशिवेन पहले से अलग थी। इस समय उन्हें अंत में याद आया कि ये ज़िवेन ने क्रोध के कारण ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर पर वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ का सिर काट दिया। जाओ, उसे मार डालो। तो क्या हुआ अगर वह सुधर गया है? उसकी तुलना हमसे कैसे की जा सकती है? बी चेन ने रूखेपन से कहा। उसे अपने दिल की गहराई से विश्वास नहीं था कि ये ज़िवेन अकेले इतने सारे विशेषज्ञों के साथ संघर्ष कर सकता है। यहाँ तक अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तब भी 8 पारलौकिक क्षेत्र 5वें थे स्तर के विशेषज्ञ। वे केवल संख्या के साथ येकशिवेन को अभिभूत कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं थी। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ शब्द सुनते ही चौंक गए। हाँ, उनके सामने इस बच्चे से ज्यादा लोग हैं। येकशिवेन अचानक चौकन्ना हो गया और डर गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समय वे सभी आगे बढ़े। प्रत्येक लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ अपने विशाल स्टील के पंजे लहराते हुए और नीचे पकड़ते हुए तुरंत एक विशाल मगरमच्छ में बदल गया। चारों ओर एक तात्कालिक सीटी की आवाज थी। भयानक हवा के झोंके ने येकशिवेन के कपड़ों को फड़फड़ाया। इस समय येकशिवेन आखिरकार चली गई। उनके हाथ में लकड़ी जलाने की कृपाण तकनीक तुरंत जल गई। चूंकि वह एक फीनिक्स काया में तब्दील हो गया था, भले ही वह अधूरा था, ये ज़िवेन को आग से और अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त था। वुड बर्निंग सेबर तकनीक का यह सेट, भले ही इसकी पूरी तरह से मरम्मत न की गई हो, उन्नत मानव स्तर की शक्ति को आसानी से लागू कर सकता है। इसके अलावा यह अभी भी ऐसे माहौल में था। वुड बर्निंग सेबर तकनीक सीधे ये ज़िवेन के हाथों पिनेकल ह्यूमन लेवल मार्शल तकनीक में प्रवेश कर गई। भयानक शक्ति ने तुरंत सभी दिशाओं में फैलती आग की लहरों की परतों को बहा दिया। इसने कई वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। शिखर मानव स्तर की मार्शल तकनीक की शक्ति उनके लिए सिर्फ एक असाधारण आशा थी। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने केवल पिनिकल ह्यूमन लेवल मार्शल तकनीक की खेती की। शायद ही यंग के पास भविष्य में खेती करने का अवसर होगा, लेकिन यह उनकी बारी नहीं होगी। पहले उन्नत मानव स्तर की शक्ति की तुलना में शिखर मानव स्तर तक पहुंचने वाली वुड बर्निंग सेबर तकनीक में जबरदस्त बदलाव आया था। ये ज़िवेन की अत्याचारी ताकत के साथ जैसे ही वुड बर्निंग सेबर तकनीक का प्रसार हुआ, हर किसी ने तुरंत एक अकल्पनीय गर्मी की लहर महसूस की। वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? गायब होने वाला छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ, जिसने सबसे तेज झपट्टा मारा, येकशिवेन के सामने सबसे पहले दौड़ा। क्योंकि वो ये ज़िवेन के सबसे करीब था, वो ये ज़िवेन की भयानक आभा को महसूस कर सकता था। लेकिन इस समय यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं था। उसने सीधे एक विशाल जानवर के पंजे को बदल दिया और येकशिवेन को पकड़ लिया। विशाल जानवर का पंजा ऐसा लग रहा था मानो आकाश को फाड़ रहा हो, पंजा मार रहा हो। बजना। ये ज़िवेन ने तुरंत अपने हाथ में रखे उग्र लंबे कृपाण को बाहर निकाला, जिससे एक तेज उग्र तलवार की रोशनी फैल गई। उसने तुरंत नीचे आए जानवर के पंजे पर वार कर दिया। पफ। ये ज़िवेन की तेज लंबी कृपाण ने जानवर के पूरे पंजे को तुरंत आधा काट दिया। उग्र लंबी कृपाण की गति कम नहीं हुई। इसने सीधे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के बड़े हाथ को काट दिया। बड़ा हाथ तुरंत फट गया और खून बहने लगा। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ बार बार चिल्लाया। उसने अपना हाथ ढांक लिया और बुरी तरह पीछे हट गया। ह्यूमन लेवल पीक मार्शल तकनीक की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। येकशिवेन की ताकत के साथ कुछ समय पहले की तुलना में यह एक अंतर की दुनिया थी। इससे उन्हें लड़ते ही लगभग एक बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि येकशिवेन का उसे जाने देने का इरादा नहीं था। उसने बारीकी से पीछा किया और तुरंत एक रहस्यमय गति से उसे पकड़ लिया। गति के मामले में ये ज़िवेन किसी से पीछे नहीं थी। पफ। ये ज़िवेन ने अपनी कृपाण उठाए। उग्र कृपाण आभा तुरंत गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के शरीर में फिसल गई।
वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का शरीर सीधे आधे में कट गया था। रक्त तुरंत छींटे, उसकी जीवटता तुरंत कट गई। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया और वह हवा के बीच से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इस समय लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ आखिरकार घबरा गए। इस बार हमला पिछले वाले से अलग था। अगर यह अभी अभी किया गया एक छोटा सा हमला था तो यह अब एक आमने सामने की लड़ाई थी। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्षण भर में युद्ध सुलझ गया। इस समय उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि उनके सामने येज़िवेन का अचानक से सामना हुआ था जिसने उसे इतना भयानक बना दिया था। प्रारंभ में वह एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियलम फिफ्थ लेवल के विशेषज्ञ के साथ व्यवहार भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि एक साधारण पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर का विशेषज्ञ उससे एक भी झटके का सामना नहीं कर सकता था। जाओ, इस समय कोई पीछे हटना नहीं है, या तो वह मर जाए या हम मर जाएं। इस समय बीचेन चिल्लाया और येज़िवेन की ओर बढ़ने का नेतृत्व किया। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह डरपोक और भयभीत होने का समय नहीं था, अन्यथा येज़िवेन उन्हें एक एक करके हरा देगी और उन सभी का सिर काट देगी। उनके सामने मारने वाले देवता को देखकर लगातार दो चाल चली। वे जानते थे कि गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की प्रतिष्ठा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में येज़िवेन केवल एक अराजक चरित्र था। उसे डराना नामुमकिन था, वे उसे मारकर ही जीवित रह सकते थे। द्विचेन की गति सबसे तेज थी, लगभग हरे रंग की बिजली की तरह। वो तुरंत येज़िवेन के सामने दौड़ा। उसके हाथ में कृपाण दिखाई दी। उसने आसमान में एक खतरनाक चाप बनाया, सीधे येज़िवेन के गले पर निशाना साधते हुए। येज़िवेन ने इसे देखा तक नहीं। वह एक बैकहैंड कृपाण से फिसला, तुरंत भी चेन की कृपाण आभा से टकरा गया। बूम! भयानक शक्ति ने तुरंत अंतहीन वायु तरंगों को बहा दिया। बी चेन का शरीर हवा की लहरों के साथ सीधे उड़ गया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हवा में एक और खून बहाता था। पूर्ण शक्ति के संदर्भ में येज़िवेन, जिसने स्टार बीस्ट रक्तरेखा को एकीकृत किया था, अत्याचारी शरीर की क्षमता के साथ मिलकर पूर्ण शक्ति के मामले में पहले से ही एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा वह गति के मामले में येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता आश्चर्यजनक हमले थे। हालांकि जब इस गति का सामना येज़िवेन से हुआ जो उससे तेज थी, तो यह विशेषता एक बड़ा मजाक बन गई। उसे सीधे येज़िवेन की कृपाण से उड़ते हुए भेजा गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। शुआ! येज़िवेन की तेज तलवार रुकी नहीं। उसने तुरंत आकाश में 6 कृपाण छायाओं को गिरा दिया। 6 ट्रांसेंडेंट रियलम फिफ्थ लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की ओर फिसल गया, जिन्होंने उस पर झपट्टा मारा। पफ पफ पफ! कृपाण आभा शरीर में प्रवेश कर गई। इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को मौके पर ही सीधे आधे हिस्से में मार दिया गया। वे येज़िवेन द्वारा वापस लड़ने की शक्ति के बिना हार गए थे। इन विशेषज्ञों को पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर में भी कुलीन वर्ग के रूप में माना जा सकता है। येज़िवेन के हाथों में वे एक चाल भी नहीं चल सके। इससे उनके बगल में वांग परिवार में हर कोई अवाक रह गया। ये ट्रांसेंडेंट रियल्म फिफ्थ लेवल के एलीट थे। उनका वांग यांगहुआ लगभग समान स्तर का था। अधिक से अधिक वह उनमें से एक से थोड़ा अधिक मजबूत था। ऐसा लाइनअप निश्चित रूप से पूरे वांग परिवार को स्वीप कर सकता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की टीम येज़िवेन के हाथों में एक भी चाल नहीं चल पाएगी। यह येज़िवेन हास्यास्पद रूप से मजबूत है। हालांकि वे जानते थे कि येज़िवेन बहुत मजबूत था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं हो सकता था। मूल रूप से उन्हें केवल वू चेनहाई के स्तर पर लोगों को पराजित करने के लिए माना जा सकता था। उन्हें नहीं पता था कि इतने कम समय में वह किस वजह से इतने भयानक स्तर पर पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन की आभा उत्कृष्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। वैंग फेयुन भी ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पर थे और वांग मेंग्यू ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पीक पर थे। हालांकि कोई भी इस व्यक्ति के समान असामान्य नहीं था। हालांकि यह सोचकर कि उसने वू चेनहाई और अन्य लोगों को आसानी से हरा दिया था जब वह हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट दायरे में था, तो यह समझ में आता था। हालांकि इस घटना ने उन्हें एक बड़ा सदमा दिया था और उन्हें यह महसूस कराया था कि येज़िवेन पागल था, चाहे वह कितना भी पागल क्यों न हो। क्या वह आधे कदम के पारलौकिक क्षेत्र की तुलना में अधिक पागल हो सकता है जो एक पारलौकिक क्षेत्र को मार रहा है? बहुत बहुत मजबूत। यह एक पूर्ण हार थी। यह एक तरफा नरसंहार था। प्रतिद्वंद्वी के पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। वांग कबीले के एक शिष्य ने भावना के साथ आह भरी। उसे येज़िवेन की ताकत की एक नई समझ थी। हाँ, वह बहुत मजबूत है। वह हमसे बिल्कुल अलग स्तर पर है, वांग फेयुन ने भावना के साथ कहा। वांग मेंग्यू ने हक्का बक्का होकर सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत बलवान था। वह सचमुच बहुत बलवान था। अनजाने में वह पहले से ही उसके पिता के स्तर के किसी को मारने में सक्षम था। सुनहरी किलिन तालाब की मछली की तरह कैसे हो सकती है? तूफान का सामना करते समय यह एक ड्रैगन में बदल जाएगा।
इस समय वह बहुत खुश था कि वह येशिवेन को फुसलाकर वापस ले आया। अन्यथा वर्तमान वांग परिवार इतना प्रतिष्ठित कैसे हो सकता था? आध्यात्मिक ज्वालामुखी में उन्हें जगह भी नहीं मिल सकी। इस समय येशिवेन के पास इस बात की परवाह करने का दिमाग नहीं था कि वांग परिवार क्या सोच रहा है। जब उसने लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के 6 सदस्यों का सिर काट दिया, बी चेन, जिसे उसके द्वारा भेजा गया था, फिर से उछालने का इरादा नहीं रखता था। इसके बजाय वह घूमा और चला गया। इस बार उन्होंने अपना सबक सीखा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसने इस बार लोहे की प्लेट के साथ खिलवाड़ किया था। येशिवेन इतना भयानक था कि वह सेकंडों में एक उत्कृष्ट दायरे के 5वें स्तर के विशेषज्ञ को भी मार सकता था। यहाँ तक उसके जैसा कोई भी, जो पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत था, येशिवेन का विरोधी नहीं था। वह आसानी से हार गया था। लेकिन यह ठीक इसी वजह से था कि उसने घूमने और तुरंत जाने का फैसला किया। हो सकता है कि यंग इस असामान्य व्यक्ति को अपने सामने हरा सके। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के रूप में वह अपने दिल में एक भगवान की तरह था। येशिवेन को हराना केक का एक टुकड़ा था। खुद के लिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह अब येशिवेन का विरोधी नहीं था, जो पहले से अधिक मजबूत हो गया था। वह केवल यंग को येशिवेन के साथ सौदा करने दे सकता था। उसकी गति शुरू में बहुत तेज थी। जब एक आश्चर्यजनक हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो यह एक ऐसा तरीका था जिससे बचाव करना असंभव था। जब भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो उसकी गति भी अतुलनीय रूप से तेज होती थी। शी हाँ, उसे रोको, उसे भागने मत दो, वांग मेंग्यू जल्दी से चिल्लाया। इस समय यदि बी चेन बच गए तो उनके वान परिवार के वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का अगला लक्ष्य बनने की संभावना थी। येशिवेन सब कुछ अनदेखा कर सकते थे क्योंकि उनकी नींव यहाँ नहीं थी। भले ही वह तुरंत चले गए, वे इसे अनदेखा नहीं कर सके। एक बार जब बी चेन भाग निकले तो वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के तामसिक चरित्र के साथ वान परिवार और यहाँ तक पूरे साउथ इनिशिएट आइलैंड का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन उसके कहे बिना येशिवेन पहले ही उसका पीछा कर चुकी थी। अगर वह नहीं भी कहती तो भी येशिवेन उसे जाने नहीं देती। हालांकि उसकी गति बहुत तेज थी, येशिवेन की गति तेज थी। विशेष रूप से दानव के पंखों को खोलने के बाद येशिवेन ने लगभग एक ही पल में पकड़ लिया। बी चेन पीछे की स्थिति पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन इतनी भयानक गति से भागेगा। उसे हमेशा अपनी गति पर गर्व था, लेकिन येशिवेन की गति उससे थोड़ी ही तेज नहीं थी। यह भयानक तेज था। अगर उसकी गति हरी बिजली की तरह थी तो येशिवेन की गति एक पूर्ण टेलीपोर्टेशन थी। लगभग एक पल में येशिवेन उसके पीछे दौड़ी। बजना, येशिवेन के हाथ में लगी लंबी लौ तुरंत जल गई। वह अचानक नीचे गिरा, सीधे आसमान को काटकर बी चेन के शरीर पर जा गिरा। बूम! बी चेन को भारी झटका लगा। उनका शरीर उड़ने की मुद्रा में बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था। वह एक विशाल उल्का की तरह सीधे फर्श पर जा गिरा। एक बड़ा गड्ढा सीधे फर्श पर टूट गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। वह गड्ढे में पड़ा था और थोड़ी देर के लिए हिल भी नहीं सकता था। येशिवेन की ताकत बहुत अधिक थी। जब तक वह व्यक्ति उससे ज्यादा मजबूत नहीं होता, अन्यथा वह उसका विरोधी नहीं होता। येशिवेन ऐसे मौके को कैसे जाने दे सकती थी? वह सीधे आगे बढ़ा और अपने हाथ में लंबी आग की कृपाण लेकर फिसल गया। बूम! विशाल गड्ढे से एक छोटा मशरूम बादल निकला। बी चेन का सीधे मौके पर ही सिर काट दिया गया। जैसा कि इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का सिर काट दिया गया था, वान परिवार में सभी ने अचानक राहत की सांस ली। अगर इनमें से कोई बच भी जाता है तो यह भयानक होगा। इस समय वे सभी सिर कलम कर दिए गए थे। उन्हें थोड़ी राहत मिली। बी चेन का सिर काटने के बाद येशिवेन वांग परिवार के सामने लौट आई। श्री हाँ, यह बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं, वांग मेंग्यू ने कहा। मुझे आपके द्वारा फिर से बचाए जाने की उम्मीद नहीं थी। वांग मेंग्यू थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराया। ये पहली बार नहीं था जब उसे येशिवेन ने बचाया था। इस भावना ने उसकी मुस्कान को थोड़ा कड़वा बना दिया। यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। हालांकि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप पहले वापस जाएं। यह जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, येशिवेन ने कहा। वांग परिवार में सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि येशिवेन के शब्द बहुत निहित थे, फिर भी वे समझ गए थे कि यदि वे यहाँ धारावाहिक रूप से जारी रहे, भले ही वे येशिवेन के लिए बोझ नहीं बने, तो अंत में वे मर सकते हैं। ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल और 5th लेवल जलती हुई लाशों के सामने उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। यदि यह एक ज़ोंबी होता तो वे अभी भी बच निकलने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि अगर उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते तो वे मर जाते। हमारा एक ही इरादा है, वांग मेंग्यू ने कहा। बाहर की तुलना में इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में खतरे का कारक थोड़ा अधिक था। ऐसा ही हुआ कि येशिवेन ने भी इसका उल्लेख किया। वे बस स्थिति का फायदा उठा सकते थे और इस खतरनाक जगह को छोड़ सकते थे।
चूंकि वे भी बाहर जाना चाहते थे, येशिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें सीधे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली से बाहर भेज दिया। जलती हुई लाशों की कुछ लहरों को मारने के बाद जो गंध को सूंघने के बाद निकली, उन्होंने उन्हें पवित्र क्षेत्रवासियों की हवेली से सुचारू रूप से भेज दिया। फिर येशिवेन वापस लौटा और पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में प्रवेश किया। येशिवेन, जो फिर से होली रियल्म द विलर्स मैंशन लौट आई थी, पहले की तरह संयमित नहीं थी। ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल तक पहुंचने के बाद उनकी मारक क्षमता निस्संदेह बहुत अधिक थी। जलती हुई लाशें जो पहले उसे परेशान कर सकती थीं, अब उसके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। जल्द ही वह एक के बाद एक कई महलों से गुजरा और पूरे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के मध्य क्षेत्र में आ गया। यहाँ अनेक योद्धा एकत्रित हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले किस दिशा में गए थे, अब वे यहाँ एकत्रित थे। लेकिन इस महल के ऊपर जलती लाशों की तादाद भी बढ़ गई थी। समय समय पर कुछ जलती हुई लाशों को भागते हुए देखा जा सकता था। वे इन योद्धाओं की विपुल जीवन शक्ति से आकर्षित प्रतीत होते थे। इन लाशों के लिए चाहे कोई भी प्रजाति हो, जीवन शक्ति हमेशा सबसे आकर्षक थी। इन योद्धाओं की जीवटता सामान्य लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक थी। इन जलती हुई लाशों की नज़र में यह सबसे अच्छा टॉनिक था। हालांकि येशिवेन ने देखा कि उसके सामने ये योद्धा लगभग सभी मुख्य हॉल के सामने केंद्रित थे। याओ कियान, ई यंग और युवा विशेषज्ञ, जिनसे येशिवेन केवल एक बार सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्यूई डोंग और स्कारलेट थंडर इमोर्टल में मिले थे, के कारण वे हिचकिचाए, जिन्हें पहले येशिवेन ने हराया था। येशिवेन को नहीं पता था कि इस दौरान स्कारलेट थंडर इमोर्टल ने किस तरह का रोमांच किया था। उसने वास्तव में ट्रांसेंडेंट दायरे 5वें स्तर में प्रवेश किया था और सीधे ट्रांसेंडेंट दायरे 5वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी आभा पिछले बीचेन की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी थी। कहने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से उसकी युद्ध शक्ति का उल्लेख नहीं करना था। इन योद्धाओं का नेतृत्व इन 4 लोगों ने स्पष्ट रूप से किया था। उन्होंने बार बार मुख्य हॉल में घुसने की कोशिश की। येशिवेन ने फिर से सेंट्रल हॉल की दिशा में देखा। उन्होंने मुख्य हॉल के केंद्र में आगे पीछे घूमते हुए अत्याचारी आभा के साथ 5 जलती हुई लाशों को देखा। उनकी लाल आंखें भयावह रूप से चमक रही थीं। येशिवेन ने फिर से केंद्रीय हॉल की दिशा में देखा, लेकिन उसने हॉल के केंद्र में आगे पीछे घूमते हुए अत्याचारी आभा के साथ 5 जलती हुई लाशें देखीं। उनकी लाल आंखें भयावह रूप से चमक उठीं। येशिवेन ने चुपके से अपने दिल में गणना की। चाहे वह स्कारलेट थंडर इमोर्टल हो या ये यंग, वे भी चेन से तुलना करने से बहुत दूर हैं। हालांकि वे दोनों ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक हैं, लेकिन ताकत में अंतर की दुनिया है। यह अतीत में वांग फेउन और वांग मेंग्यू की तरह ही था। वे एक ही दायरे में थे, लेकिन उनकी ताकत दुनिया से अलग थी। और यह माना जा सकता है कि ये 2 लोग उसके साथ एक अपूरणीय घृणा रखते हैं। यह निश्चित रूप से एक संकीर्ण सड़क पर दुश्मन के रूप में माना जा सकता है, और अगर वे दुश्मन नहीं होते तो दुश्मन नहीं मिलते। जाहिर है, ये लोग इन लाशों द्वारा संरक्षित महल के गेट को तोड़कर महल में प्रवेश करने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। जाहिर है, इस महल में कुछ ऐसा था जो उन्हें आकर्षित कर सकता था। येशिवेन को अचानक याद आया कि मानचित्र पर मुख्य महल में एक अग्नि आध्यात्मिक पुल था। इस अग्नि आध्यात्मिक पुल में असाधारण क्षमताएं थीं। कहा जाता था कि यह कुंड आग की लपटों से पूरी तरह भर चुका था। समय समय पर यह कुंड अनगिनत लपटें उगलता था ताकि ज्वाला सार में संघनित हो सके। उन लोगों के लिए जिन्होंने अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट की खेती की, इस प्रकार के लौ सार के लाभ कहने की आवश्यकता नहीं थी। अगर पूरी तरह से निगल लिया जाए तो पूरा व्यक्ति आग की लपटों के करीब होने की क्षमता रखता है। अगर कोई अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट की खेती करता है तो वह बिना किसी सीक्वेल को छोड़े थोड़े समय में एक दायरे में आगे बढ़ सकता है। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली महल समूह खोले जाने पर अग्नि आध्यात्मिक पुल थूक जाएगा। यह एक दुर्लभ खजाना था जो अनगिनत वर्षों की लपटों से घिरा हुआ था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से किसी को इसके बारे में पता चला। नतीजतन पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और एक शक्तिशाली संप्रदाय की स्थापना के लिए नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था। सबसे अधिक संभावना है यह मुख्य हॉल में अग्नि आध्यात्मिक पुल था। हालांकि इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। बाहर पहरा दे रही 5 जलती हुई लाशें पूरी तरह से जाग चुकी थीं। इस समय उन्होंने अनेक योद्धाओं की ओर पैनी दृष्टि से देखा। यदि यह नियम कारावास के लिए नहीं होता तो येशिवेन को यकीन था कि वे अंदर ही अंदर दहाड़ने के बजाय बाहर निकल गए होते। 5 जलती हुई लाशों ने भयावह आभा बिखेरी। उनमें से 2 सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल थे। जाहिर तौर पर वे इस बार आए योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर थे। अग्रणी एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर की जलती हुई लाश थी और अन्य 2 उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर थे। इन योद्धाओं के लिए निस्संदेह यह एक बड़ी बाधा थी। महल में भागना आसान नहीं था। पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर की जलती हुई लाश निश्चित रूप से लोगों को एक थप्पड़ से कुचल सकती है। यही कारण भी था कि वे योद्धा आगे बढ़ने से हिचकिचाते थे।
ये ज़ॉम्बीज बहुत ही भयानक थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया 200 से अधिक योद्धा धीरे धीरे इस मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हुए। ये सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल से ऊपर के विशेषज्ञ थे। उनमें से स्कारलेट थंडर इमोर्टल, क्यूई डोंग और याओ कियान जैसे कई ट्रांसेंडेंट रियल्म फिफ्थ लेवल पीक विशेषज्ञ थे। चलो चलते हैं। यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे पास कभी ऐसा मौका नहीं होगा जब यह पवित्र क्षेत्र निवासी हवेली बंद हो जाए, एक योद्धा ने सुझाव दिया। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। अग्नि आध्यात्मिक पूल ने उन्हें पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। इस समय वे जलती हुई लाशों के खतरे की परवाह नहीं कर सकते थे। इसके अलावा 200 से ज्यादा विशेषज्ञ यहाँ जुटे थे। इस समय कुछ उम्मीद अभी भी थी। साथ ही सभी अपनी किस्मत के लिए दुआ कर रहे थे। शायद वे जलती हुई लाशें सिर्फ दूसरों को निशाना बनाएंगी, खुद को नहीं। कल मैंने देखा कि अद्वितीय तलवार और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ पहले भाग रहे थे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने सभी लाभ ले लिए हों। अगर हम अभी जल्दी नहीं करेंगे तो कोई मौका नहीं मिलेगा, एक योद्धा ने कहा। हाँ, हम उन्हें सभी अच्छी चीजें लेने नहीं दे सकते। ज्यादा समय नहीं है, इसे फिर से भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा, दूसरों ने प्रतिध्वनित किया। ये लोग अब और नहीं रख सकते थे। यह देखते हुए कि अग्नि आध्यात्मिक पूल में ज्वाला का सार क्राउन प्रिंस मगरमच्छ या अद्वितीय तलवार द्वारा बहाया जा सकता है, वे अभी भी इसे कैसे रोक सकते हैं। हर कोई जल्दी से अंदर आ जाओ। इसके पूरा होने के बाद हमारा वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इस समय ई यंग ने कहने का बीड़ा उठाया। वह लंबे समय से इसे धारण करने में असमर्थ था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उनसे एक कदम आगे चलकर कोर पैलेस में दाखिल हुए थे। अब तक कोई और खबर नहीं थी। बेशक वह यह नहीं सोचेगा कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मर गया था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था। अपेक्षाकृत बोलते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की किस्मत बहुत अच्छी थी। वह ऐसी जगह आसानी से नहीं मरेगा। वह पहले से ही एक कदम पीछे था। अगर वह इस वक्त अंदर नहीं जाता तो अंदर का सारा सामान क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ लग जाता। फिर उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। उस समय उसके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच की खाई और चौड़ी ही होगी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असहनीय था। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को इस खाई को चौड़ा नहीं करने दे सकता था। वह ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। इस समय वह केवल पहले भाग सकता था। उसके पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत नहीं थी कि वह सीधे दौड़ पड़े। यदि वह अभी भागता तो निश्चय ही उन जलती हुई लाशों से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। समान शक्ति वाले अन्य विशेषज्ञों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। वे सभी परिष्कृत थे। तोप का चारा बनने के लिए कोई भी पहले हड़बड़ी में जाने को तैयार नहीं था। कोई दूसरों की मदद नहीं करना चाहता था। हर कोई लाभ पाने वाला आखिरी व्यक्ति बनना चाहता था। इस समय सभी ने ऐसा सोचा, इसलिए वह केवल अन्य अकेले योद्धाओं को निशाना बना सकता था। हालांकि उनकी ताकत थोड़ी खराब थी, वे विशेषज्ञ और कुलीन भी थे। वह उन्हें कम नहीं आंक सकता था। मारना। कोई नहीं जानता था कि कौन चिल्ला रहा था, लेकिन 200 से अधिक लोगों का एक छोटा सा हिस्सा वास्तव में भाग गया। उनके बाहर निकलने के बाद अंत में अन्य लोग इसे और अधिक सहन नहीं कर सके और सभी बाहर निकल गए। इस समय कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि एक बार जब वे पीछे पड़ गए तो इसका मतलब था कि वे अग्नि आध्यात्मिक पूल में ज्वाला सार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। यही कारण था कि वे यहाँ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली अनिश्चित काल के लिए खुली नहीं थी। यह जल्द ही बंद हो जाएगा। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के बंद होने से पहले उन्हें अवश्य ही बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा वे अनगिनत वर्षों के लिए यहाँ छोड़े जा सकते हैं। यह बिल्कुल असहनीय था। किसी के आगे बढ़ने के बाद हर कोई मदद नहीं कर सका और मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि यंग और अन्य लोग भी सीधे अंदर आ गए। ट्रांसेंडेंट दायरे में 200 से अधिक लोग संभ्रांत थे। उनमें से प्रत्येक एक अत्यंत विशाल वायु प्रवाह की तरह बाहर निकला। हजारों सैनिकों और घोड़ों की गति के साथ 200 से अधिक लोग भाग गए, सीधे 5 जलती हुई लाशों की रक्षा पंक्ति से टकरा गए। येज़िवेन ने बस इन लोगों का पीछा किया और अंदर घुस गया। उसने अपनी शानदार गति का उपयोग नहीं किया। इस समय सभी के पास केवल एक ही विचार था, जो कि जल्दी से अंदर आना था। वे धीमे नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक बार वे धीमे थे तो वे उन जलती हुई लाशों द्वारा पकड़े जा सकते थे। जैसे ही येज़िवेन ने महल में प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ धीमी गति से लोग जलती लाशों की चपेट में आ रहे थे और मौके पर ही मारे जा रहे थे। जब उनके शरीर आग की लपटों में बदल गए और चारकोल में जल गए तो वे दयनीय रूप से चिल्लाए। उनके शरीर का सारा रक्तसार अवशोषित हो गया। यह एक भयानक दृश्य था जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हालांकि उनकी मृत्यु ने पीछे और सामने कुछ योद्धाओं के लिए पर्याप्त समय भी दिया।
अधिकांश योद्धाओं का भी यही उद्देश्य था। उन्हें उम्मीद थी कि वे पकड़े नहीं जाएंगे और बाकी मारे जा सकते हैं। इस समय खुद के बजाय एक साथी डाउवादी को मरने देने का विचार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। इस समय ये जिवेन ने ई यंग, याओ कियान और अन्य लोगों को देखा। वे लगभग तुरंत 5 जलती हुई लाशों की रक्षा पंक्ति के माध्यम से भागे। भीड़ में सबसे अधिक अत्याचारी उनकी ताकत थी। जैसे ही इन व्यक्तिगत मार्शल कलाकारों ने जलती हुई लाशों को वापस पकड़ लिया, वे दौड़ पड़े। जलती हुई लाशें किसी को भागते हुए देखकर क्रोधित हो गईं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इस समय उन्हें अन्य योद्धाओं द्वारा वापस पकड़ लिया गया था। यदि वे उन लोगों का पीछा करते तो अन्य लोगों के पास भाग जाने का अवसर होता। जलती हुई लाशों के शेष आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें इस समय उग्र बना दिया। ये ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल की जलती हुई लाशें सबसे कमजोर थीं। जब वे क्रोधित होते तो उनके आसपास के योद्धा पीड़ित होते। वे एक वार में एक योद्धा को मार सकते थे, लेकिन फिर भी अभी भी 1 दर्जन से अधिक लोग थे जो ई यंग के नक्शे कदम पर चलते थे और सीधे महल में पहुंचे। अपवाद के बिना वे सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत इन 200 लोगों में सबसे ऊपर की थी। प्रारंभिक अराजकता का अनुभव करने के बाद 5 जलती हुई लाशों ने धीरे धीरे पहल की। उन्होंने धीरे धीरे रक्षा पंक्ति में खामियों को थोड़ा थोड़ा करके बंद कर दिया। उन योद्धाओं के लिए दौड़ना अधिक कठिन था। इस समय कई योद्धा लगभग हताश थे। इन जलती हुई लाशों की संयुक्त रक्षा के तहत उनके पास वापस लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। उनके पास ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक योद्धाओं की पूरी ताकत नहीं थी जिससे वे भाग सकें। इस समय वे केवल लड़ सकते थे और महल से बाहर भागकर पीछे हट सकते थे। इस समय एक सियान आकृति भयानक गति से सीधे दौड़ती हुई आई। यह तुरंत अधिकांश लोगों को पार कर गया और एक पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर की जलती हुई लाश की ओर बढ़ गया। पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर की लाश से गुजरने वाले लगभग सभी योद्धा अंदर घुस गए। उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर और उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के योद्धा बहुत मजबूत थे। वे बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं कर सकते थे। जलती हुई लाश सचमुच गुस्से में थी। उसने ये जिवेन को मारने के लिए अपनी हथेली नीचे कर ली। हालांकि ये जिवेन की सियान आकृति बीच हवा में रुक गई और भूत के पंजे से बच गई। फिर उसने छलांग लगाई और रक्षात्मक पंक्ति में घुस गया, जो कि एक शिवेन के हमले से भेद गई थी। तो जिवेन की हरकतें बेहद तेज थीं। वह पल भर में छेद में से निकल गया। कई लोगों ने यह भी सोचा कि वह भड़क गया। एक बार जब वह वहां से गुजरा तो ये जिवेन बिना रुके हॉल के बीच में चली गई। उसके पीछे जलती लाशें दहाड़ती रहीं। यद्यपि जलती हुई लाशें दहाड़ती रहीं तो भी उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। नक्शे ने संकेत दिया था कि ये जलती हुई लाशें केवल हॉल के प्रवेश द्वार पर पहरा देंगी और उसका पीछा नहीं करेंगी। इसलिए जब तक ये जिवेन दौड़ सकता था उसके पास अग्नि आध्यात्मिक पूल में लौसार प्राप्त करने का मौका होगा। जब ये जिवेन पहुंचे, हॉल के बीच में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। हॉल के केंद्र में लगभग 1 किलोमीटर का एक विशाल अग्निकुंड था। आग के कुंड के केंद्र में अनगिनत लपटें लुढ़क रही थीं और उबल रही थीं। लाल, सफ़ेद, नीले और नाना प्रकार के रंगों की लपटें आपस में उलझकर उबल रही थीं। आने वाली गर्मी की लहर ने येक शिवेन को पुष्टि की कि वह गलत रास्ते पर नहीं गया था। यह वास्तव में अग्नि आध्यात्मिक पूल था। जो लोग पहले पहुंचे वे पहले ही आपस में लड़ चुके थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली थे ई यंग, स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल, याओ कियान और क्यूई डोंग। करीब 20 लोगों की टीम में ये ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। नक्शे के अनुसार अग्नि आध्यात्मिक पूल के पास एक ज्वालासार होना चाहिए, लेकिन ये जिवेन ने एक नज़र में एक टुकड़ा नहीं देखा। जाहिर है पहले आए लोगों ने इसे छीन लिया। ये जिवेन की कार्रवाई अभी भी एक कदम देर से हुई थी। उसने इधर उधर देखा और देखा कि 2-3 टुकड़े ऐसे थे जो छीने नहीं गए थे, लेकिन वे अभी भी छीने जा रहे थे। कई लोग इन 2 या 3 टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्वोश, उनमें से एक पीस को भीड़ ने थप्पड़ मार दिया और सीधे ये शिवेन की तरफ उड़ रही थी। ये जिवेन पीछे नहीं हटे और इसे सीधे पकड़ लिया। हालांकि यह एक ज्वालासार था, यह अप्रत्याशित था कि यह बहुत गर्म नहीं था। यह थोड़ा गर्म था, जो अजीब था। हालांकि इस दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें भी थीं। कुछ लपटों का तापमान 0 से नीचे भी था। तुरंत ही ये जिवेन को कई अमित्रतापूर्ण निगाहों से चेतावनी दी गई। नेता बल्कि एक मजबूत सी क्लैन एल्डर था। यह समुद्र में विशालकाय कछुआ कबीले का एक समुद्री कबीला था। उनका चेहरा काफी पुराना था। वह अपने 60 या 70 के दशक में एक इंसान की तरह दिखता था, लेकिन विशालकाय कछुए कबीले में उसे अभी भी युवा पीढ़ी का विशेषज्ञ माना जाता था। बच्चे, फ्लेम स्पिरिट एसेंस को सौंप दो या यह भगवान तुम्हें दफन किए बिना मर देगा, विशालकाय कछुआ कबीले के बुजुर्ग ने ठंडेपन से डांटा। हालांकि वह नहीं जानता था कि कैसे ये जिवेन, जो मात्र उत्कृष्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर का साधक था, कैसे भाग गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसेंडेंट रियलम 2nd लेवल वैसे भी उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। भाड़ में जाओ। ये जिवेन का अर्थ स्पष्ट और संक्षिप्त था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी।
अच्छे लड़के, मैं एक नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दबंग होगे। तुमने इसे अपने ऊपर ले लिया है। विशालकाय कछुआ कबीले का बूढ़ा आदमी चला गया और उसने यक्षिवेन पर एक मुक्का फेंका। यह मुक्का सीधे हवा में 10,000 टन के विशाल कछुए में बदल गया, जो यक्षिवेन की ओर कुचल गया। ताकत के मामले में कुछ ही समुद्री कबीले थे जो विशालकाय कछुआ कबीले को पार कर सकते थे। शायद वे अन्य पहलुओं में बहुत उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन वे केवल अपनी विशाल ताकत पर भरोसा करके समुद्री कुलों के बीच खड़े हो सकते थे। एक सामान्य व्यक्ति ने इस हमले को चकमा देने के लिए चुना होता। हालांकि येज़िवेन ने ऐसा नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी बाहर निकाल ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल तारा उसकी मुट्ठी से सिमट गया हो। यह अनगिनत स्टार पावर में लिपटा हुआ था और ब्लास्ट हो गया। बूम! दो समान रूप से शक्तिशाली मुक्के जो तारों को तोड़ सकते थे, भयंकर रूप से टकराए। भयानक शक्ति ने तुरंत असीम वायुतरंगें छोड़ दी और एक भयानक शक्ति एक पल में बह गई। दरार, हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि एक मजबूत आकृति उड़ गई। यह विशालकाय कछुआ कबीले का बूढ़ा व्यक्ति था। उसका हाथ सीधे टूट गया था। उसके हाथ की कठोर हड्डियां एक पल में चकनाचूर हो गईं। ताज़ा खून उसकी बाह में बह गया। क्या, जो विशेषज्ञ मूल रूप से एक चाल चलने के लिए तैयार थे, वे सभी इस समय दंग रह गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि येज़िवेन की मौके पर ही मौत हो जाएगी और फिर वे लॉसार को छीनना जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यक्षिवेन इतनी ताकतवर निकलेगी। उनका अनुमान शुरू से ही गलत था। उनके सामने बच्चा किस्मत की वजह से नहीं भागा था, शायद वह अपने बल पर भरोसा करके भागा था। विशालकाय कछुए कबीले के बूढ़े व्यक्ति ने अचानक एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह इस मानव लड़के से कैसे हार सकता है। इसके अलावा यह ताकत के पहलू में था कि वह सबसे अच्छा था। क्या वह मानव त्वचा में एक राक्षस जानवर है? समुद्र में विशाल राक्षस जानवरों और प्राचीन काल से मौजूद कई राक्षसों के अलावा कुछ जनजातियां उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। क्या उसके शरीर में कोई विशेष रक्त रेखा है? लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक सोच पाता, यक्षिवेन ने पहले ही फिर से पकड़ बना ली थी। उसने सीधे शून्य पर कदम रखा और सीधे बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर पैर रख दिया। बूम! जोर की आवाज के साथ विशालकाय कछुआ कबीले के बूढ़े व्यक्ति को सीधे लात मारी गई। प्लॉप! वह संघर्ष करते हुए और चिल्लाते हुए सीधे अग्नि आध्यात्मिक पूल में गिर गया। पल भर में ही वह जलकर राख हो गया। जो लोग मूल रूप से येज़िवेन के हाथों में लॉसार को छीनना चाहते थे, उन्होंने अचानक चुपके से लार का मुंह निगल लिया। यह भी एक हत्यारा देवता है जिसके साथ छल नहीं किया जाना चाहिए। येज़िवेन के मजबूत प्रदर्शन ने अंत में ई यंग और अन्य लोगों को क्षेत्र में चिंतित कर दिया। याओ कियान और की डोंग थोड़े हैरान थे। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि येज़िवेन आग में मर गई थी? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि न केवल उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनकी खेती में भी काफी सुधार हुआ है। यह कैसी स्थिति है? ई यंग और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल की नज़र में एक भयानक जानलेवा इरादा था, विशेष रूप से स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल। उसकी नफरत और जानलेवा इरादे एक साथ घनीभूत हो गए। उसकी आंखें भयानक थीं। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय वह येज़िवेन से हार गई और अंत में भाग गई। बाद में यह भेष में एक आशीर्वाद था। उसकी खेती अचानक आसमान छू गई। हालांकि जब उसने यक्षिवेन को देखा तो उसे जरा सा भी आभार महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत वो येज़िवेन से बिल्कुल नफरत करती थी। वह चाहती थी कि वह यक्षिवेन को अपने हाथों से मार सके। जब वह आगे बढ़ने ही वाली थी, इयंग ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। माउंट ताई की गति के साथ वह बह गया। इस अतुलनीय गर्म वातावरण में उसने राक्षसी लहरें उड़ाईं। उनकी खेती की गहराई कल्पना करने योग्य थी। लड़का, तुम अभी भी जिंदा हो। इयंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसके नियंत्रण से बाहर था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह उनके लिए अपमान की बात थी। येज़िवेन वास्तव में उसके हमले में बच गई थी। यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा अपमान था। इयंग ने लहरों पर कदम रखा और सीधे यक्षिवेन के पास पहुंची। अचानक येज़िवेन आने वाली हवा में निहित जलवाष्प को महसूस कर सकती थी। यह बोधगम्य था कि इयंग की साधना गहन थी। इयंग की तुलना में बी चेन बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। बी चेन येज़िवेन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सका, लेकिन इयंग ने सहज रूप से उसे खतरे का एहसास कराया। अगर उसे समय दिया जाता तो वह भविष्य में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के स्तर तक पहुंच सकता था। एक पल में जल शक्ति का एक बड़ा हाथ नीचे गिर गया। यह हवा में मगरमच्छ के पंजे में बदल गया और सीधे नीचे गिर गया। विशाल हाथ आकाश को ढंकने वाले माउंट ताई की तरह था। आसपास के योद्धा एक के बाद एक चकमा देते गए। वे इस हमले से प्रभावित नहीं होना चाहते थे। कुछ लोगों ने यह भी सोचा था कि इयंग को इतना क्रोधित करने वाला येज़िवेन कौन था। इयंग वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरा जीनियस था।
कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि उनके पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के समान ही खेती का समय होता तो उनकी तुलना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से की जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रत्येक क्षेत्र में साधना के लिए आवश्यक समय केवल और अधिक होता गया। उसके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच उम्र के अंतर के कारण ताकत का अंतर केवल और छोटा होता जाएगा। अंत में वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से भी आगे निकल सकता है। ऐसे चरित्र को बहुत कम लोग भड़का सकते हैं, क्योंकि अगर वह नाराज होता तो उसकी मौके पर ही पीट पीट कर हत्या कर दी जाती। यह संभावना नहीं थी कि वह भविष्य में जीवित रह पाएगा। ई यंग के वार के सामने येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। यद्यपि उनका शरीर सतर्क था, यह केवल सतर्कता थी। ई यंग उस बिंदु तक नहीं पहुंचे थे जहां वह भयभीत थे। बजना। येज़िवेन के हाथ में उग्र लाल लंबी कृपाण एक पल में लॉन्च हो गई। इस जगह में अग्नि आध्यात्मिक पूल के पास, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य रूप से प्रचुर मात्रा में थी। वुड बर्निंग सेबर तकनीक को भी यहाँ अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया गया था। यहाँ तक यह सीधे तौर पर पीक ह्यूमन लेवल सेबर तकनीक की चपेट में आ गया। बूम। येज़िवेन के हाथ में लकड़ी जलाने वाली कृपाण तकनीक सीधे जल तत्व के पंजे पर गिर गई। एक जल की परम शक्ति थी और दूसरी अग्नि की परम शक्ति थी। इस समय एक आश्चर्यजनक टक्कर हुई। पानी और आग की असंगति ने इस समय बड़ी जड़ता दिखाई। पानी और आग की शक्ति हवा में उलझी हुई है, जो एक विशाल ऊर्जा गेंद में संघनित होती है। फिर गठन के क्षण में यह जल्दी से फट गया। भयानक शक्ति सदमे की लहरों में बदल गई, गर्मी की लहरों को हलकों में बाहर निकालने के लिए धक्का दिया। येज़िवेन ने भी महसूस किया कि एक आश्चर्यजनक गर्मी की लहर उसकी ओर बढ़ रही है। उसे कुछ कदम पीछे धकेला गया और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। फिर पानी और आग के सम्मिलन से उत्पन्न धुंध तेजी से पूरे महल में फैल गई। इसके अलावा धुंध में बड़ी मात्रा में अराजक पानी और अग्नि तत्व ऊर्जा शामिल थी। तो आत्मबल भी धुंध की जांच नहीं कर सका। नंगी आंखों से उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही देखा जा सकता था। इस समय येज़िवेन चली गई। उनका फिगर अचानक निकल गया। उनके हाथ में उग्र लंबी कृपाण फिर से लॉन्च की गई। वही यंग को मारने के लिए अराजकता का फायदा उठाना चाहता था। तो येज़िवेन के मजबूत प्रदर्शन ने युद्ध को देखने वाले योद्धाओं को एक पल में झकझोर कर रख दिया। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन ऐसा कर सकती है। ई यंग के साथ लड़ते समय वह नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। इसके अलावा वह पहल को जब्त कर सकता था और नेतृत्व कर सकता था। ऐसी गति भूत के समान तेज थी। वे ई यंग की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इन लोगों में ई यंग निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। ऐसा नहीं था कि ई यंग बहुत कमजोर थी, लेकिन येज़िवेन बहुत मजबूत थी। येज़िवेन का पलटवार एक पल में आ गया। अग्नि आध्यात्मिक पूल के बगल में उसके हाथ में उग्र लंबी कृपाण अधिकतम थी। जिधर से गुजरा आसमां भी जलता हुआ मालूम हुआ। कोहरा भी पल भर में छट गया। विशाल आकाश को चीरते हुए और ई यंग के सामने गिरते हुए भयानक कृपाण प्रकाश एक पल में नीचे गिर गया। हालांकि ई यंग थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज होगी। हालांकि उनकी ताकत बेहद मजबूत थी। बस एक पल में वह पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। उसने शून्य में सीधे पानी की दीवार पकड़ ली। बूम। तेज लंबी कृपाण तुरंत पानी की दीवार पर जा गिरी। एक पल में और भी गहरा कोहरा छा गया। सिजलिंग की आवाज हवा में गूंजती रही, लेकिन तुरंत उग्र लंबी कृपाण ने पानी की दीवार को तेजी से काट दिया। इस पानी की दीवार की तुलना येज़िवेन की वुड बर्निंग सेबर से कैसे की जा सकती है। इसके अलावा यह ऐसे माहौल में था, लेकिन ई यंग के लिए येज़िवेन के हाथों से बचने के लिए बस इतना ही समय काफी था। येज़िवेन ने चुपके से अपने दिल में थोड़ी दया महसूस की। वही यंग को एक बार में खत्म नहीं कर सका। ई यंग की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी। बी चेन की तुलना में ई यंग की ताकत बहुत अधिक अत्याचारी थी। येज़िवेन केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पर थी। ट्रांसेंडेंट रियल्म फिफ्थ लेवल पीक पर ई यंग की तुलना में एक बड़ा अंतर था। पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में ई यंग को निश्चित रूप से शीर्ष 30 या 40 में स्थान दिया जा सकता है। उसकी शक्ति नितांत अत्याचारी थी। बगल में खड़ी ई यंग ने भी येज़िवेन को डर के मारे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस अगोचर बच्चे द्वारा लगभग मार डाला गया था। अगर उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की तो वह निश्चित रूप से येज़िवेन के हाथों मर जाएगा। येज़िवेन की ताकत में इतने कम समय में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। यह अकल्पनीय था। पहले येज़िवेन केवल घबराहट में ही भाग सकती थी, अब येज़िवेन उसका मुकाबला कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन केवल एक उत्कृष्ट क्षेत्र दूसरा स्तर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पारलौकिक क्षेत्र द्वितीय स्तर का बच्चा उसे धमकी दे सकता है। तो येज़िवेन की युद्ध शक्ति भयानक थी। अगर ऐसा व्यक्ति बढ़ता ही गया तो वह भविष्य में निश्चित रूप से खतरा बन जाएगा। यह सोचकर उसकी आंखें छलक उठीं और उसके दिल में जानलेवा इरादे पैदा हो गए। इस समय येज़िवेन ने भी ई यंग की आंखों में जानलेवा इरादे को देखा।
स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि दूसरे पक्ष का जानलेवा इरादा कहाँ से आया था। उन्होंने इस समय उपहास किया, मुझे यंग के साथ अभी तक परेशानी नहीं हुई है। यह ये जिवेन कौन है? पर याओ, क्या आप उसे जानते हैं? दूर से की डोंग ने ये जिवेन को एक सार्थक नज़र से देखा। इस तरह की लड़ाई का कौशल युवा पीढ़ी के बीच भी वह निश्चित रूप से शीर्ष 100 में स्थान बना सकता है। हालांकि हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना चाहिए था। याओ कियान ने ये जिवेन की ओर हल्की सी नज़र डाली, फिर कहा, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि वह आसमान से गिर गया है। लेकिन जिसके बारे में बात करते हुए यहाँ तक हम यह भी नहीं गिन सकते कि इस दुनिया में कितने जीनियस हैं। यह बस अंतहीन है। यह निश्चित रूप से शीर्ष 100 सूची में केवल वे लोग नहीं हैं। वास्तव में हर बार शीर्ष 100 सूची को अपडेट किया जाता है, वहाँ नए चेहरे होंगे, ठीक है, लेकिन उनके जैसे शीर्ष 50 में आना दुर्लभ है, कि डोंग ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन जिसके बारे में बोलते हुए फेरी याओ को इस बार शीर्ष 100 की सूची में आगे जाने में सक्षम होना चाहिए। परी याओ की आभा मधुर है। मुझे डर है कि आप पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर से दूर नहीं हैं। इतनी ताकत के साथ आप निश्चित रूप से एक झटके में शीर्ष 20 में प्रवेश कर सकते हैं। क्या यंग मास्टर क्यों वही नहीं है? मुझे डर है कि इस बार की रैंकिंग पहले की तुलना में अधिक तीव्र होगी। कुछ लोग जो पिछली रैंकिंग में सुर्खियों में थे, उन्होंने इस बार बहुत प्रगति की होगी। याओ कियान ने उदासीनता से कहा। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्यूई डोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। फले फूले बादल सागर क्षेत्र जितने बड़े स्थान पर प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से भयंकर थी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के लिए। इसे बारिश के बाद बांस की टहनियों जैसा कहा जा सकता है। जब भी रैंकिंग प्रतियोगिता होती, कुछ नए विशेषज्ञ सामने आते। उन जैसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे, प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था। स्कारलेट थंडर अमर की आंखें भी थोड़ी टिमटिमाती थीं। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन के पास इतनी ताकत होगी। न केवल वही यंग के हमले से बच गया, बल्कि उसने यंग को एक प्रतिकूल स्थिति में दबा दिया। हालांकि यह केवल 2 चालें थीं, लेकिन उसके जैसे विशेषज्ञ के लिए यह न्याय करने के लिए पर्याप्त था। जैसा कि कहा जाता है, एक विशेषज्ञ की ताकत तब पता चलती है जब वह एक चाल चलता है। उसके लिए इस बिंदु पर न्याय करना कठिन था। मूल रूप से वह ये शिवेन को मारना चाहती थी, लेकिन यंग ने उसे हरा दिया। हालांकि वह ये जिवेन से भी नफरत करती थी, लेकिन वह इस मामले में यंग के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती थी। आखिरकार वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत उपयोगी थी। हर कोई ये जिवेन की तरह उदासीन नहीं था। वैसे भी ये जिवेन मर चुका है, लेकिन आगे जो हुआ वह जाहिर तौर पर उसकी उम्मीद से परे था, इसलिए वह शांत नहीं हो सकी। छोटे कमीने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। अब तुम ऐसी आपदा बन गए हो। यंग ने ये जिवेन को देखा और घृणा से कहा। यह वास्तव में उनके दिल की गहराई से था। वह पहले ये शिवेन को नहीं मार सका था। अब जब ये जिवेन मजबूत हो गई थी, तो यह वास्तव में उसके दिल में एक बड़ी नफरत थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गलती नहीं करूंगा, ये जिवेन ने ठंडा जवाब दिया। यंग के गाल गुस्से से लाल हो गए। वो ये शिवेन के ठंडे शब्दों से आग बबूला हो गया। ये जिवेन के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि उसने यंग को अपनी आंखों में नहीं डाला और उसे मारना चाहता था। क्या जम्हाई लेने वाला मेढक है? ऐसा अहंकार, यंग ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा। इस समय उसने ये शिवेन पर फिर से हमला करने का बीड़ा उठाया। उसके हाथ में लोहे के पंजे का एक जोड़ा दिखाई दिया और वह अचानक शून्य की ओर बढ़ गया। अचानक एक असीम पंजा हवा दिखाई दी और तेज पंजा हवा तुरंत एक शिवेन के शरीर पर गिर गई। इसने ये जिवेन को एक पल में लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था। स्वोश, ये जिवेन का फिगर अचानक से बढ़ गया। इस भयंकर हमले से बमुश्किल बचते हुए उनका फिगर हवा में उड़ गया। जिस क्षण वह हवा में उड़ा, उसने फिर से एक शिवेन पर झपट्टा मारा। तत्क्षण उसके हाथ में तेज लंबी कृपाण दिखाई दी और वह फिर से नीचे गिरा। ये जिवेन की कृपाण गति तेज और स्थिर थी, जैसे कि उन्होंने इस कृपाण तकनीक में महारत हासिल कर ली हो। उसने इसे एक पल में लहराया। यंग ने देखा कि उसका हमला विफल हो गया और वह तुरंत कूद गया, क्योंकि उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि एक शिवेन की आध्यात्मिक इंद्रियां उस पर मजबूती से बंद हो गई हैं। फिर लंबी कृपाण अंतरिक्ष के माध्यम से टूटती हुई प्रतीत हुई और पलक झपकते ही नीचे गिर गई। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन की गति उसकी सोच से भी तेज थी। लंबा कृपाण तुरंत उसके कंधे पर फिसल गया और सीधे उसके शरीर में कट गया। पफ, मांस में प्रवेश करने वाली लंबी कृपाण की आवाज थी, जिसके बाद अनगिनत खूनी धुंध उठ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उग्र कृपाण आभा ने यंग के शरीर पर रक्त को छींटे मारने से पहले धुंध में वाष्पित कर दिया था। तेज दर्द ने यंग के चेहरे को विकृत कर दिया। वह इतना व्यथित और परेशान कभी नहीं हुआ था। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरे स्थान पर वह हमेशा शक्तिशाली रहा था। अपने साथियों के बीच उनका लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था।
ठीक इसी वजह से उन्होंने एक कृपालु चरित्र विकसित किया। अपने पदार्पण के बाद से वह शायद ही कभी घायल हुए हों, इस तरह गंभीर रूप से घायल होने की तो बात ही छोड़ दें। वह लगभग अपना हाथ खो चुका था और यह अपंग हो सकता था। उनका चेहरा विकृत हो गया था। एक गर्जना के साथ उसकी आकृति पागलपन से पीछे हट गई, बमुश्किल उग्र लंबे कृपाण के स्लैश से बचते हुए। फिर भी उसका आधा हाथ लगभग कट गया था। ज्वलनशील लंबे कृपाण के स्लैश से बचने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी उपचार शक्ति तकनीक को परिचालित किया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने शरीर से बहते खून को रोका। उसने तुरंत येज़िवेन की ओर जमकर देखा और कहा, छोटे कमीने, तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी कब्रगाह के मर जाओ। वह एक घायल जानवर की तरह धीमी आवाज में गुर्राया। वह लगातार दहाड़ने लगा। मरना। ई यंग ने जोर से दहाड़ा। उसके शरीर से छलकता हुआ खून बहता रहा और हवा में मिल गया। उसी समय ई यंग मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। उसकी आभा दिन ब दिन भयानक होती जा रही थी। अंतहीन रक्त जो बह निकला, उसके पीछे एक उभरता हुआ मगरमच्छ का भ्रम था, प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का भ्रम। हालांकि यह केवल एक भ्रम था, इसने पहले ही लोगों को उस भयानक शक्ति का एहसास करा दिया था जो लोगों को हताश कर सकती थी। धीरे धीरे प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का ई यंग में विलय हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदल गया है। स्विश, तेज आवाज हुई। ई यंग के नियंत्रण में विशाल प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का भ्रम येज़िवेन पर चढ़ गया। विशाल आकृति एक पहाड़ी की तरह थी। यह हवा के माध्यम से आसानी से पंजा मार सकता था। यह एक प्राचीन उजाड़ जानवर के पुनर्जन्म जैसा था। भयानक शक्ति ने लोगों को सिर्फ इसे देखकर ही अद्वितीय आतंक का अनुभव कराया। येज़िवेन ने अचानक अपने पैरों पर मुहर लगाए और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, इस भयानक और अद्वितीय पंजे के हमले को चकमा देते हुए। उसकी आंखें अचानक गरिमा में हो गईं। यही यंग का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। फिर भी इससे निपटना आसान नहीं था। इस मायाजाल में फंसकर येज़िवेन को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले कि वह सोचना जारी रख पाता, प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का भ्रम फिर से विशाल आकाश पर चढ़ गया। यह बिजली की तरह तेज था। एक क्षण में यह विशाल आकाश को तोड़कर येज़िवेन पर चढ़ गया।